हैंडबिट हंटर रिकनर के शेड की तरफ जाता है एक आर्चरी टेस्ट देने के लिए, जो एक बिगिनर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होना चाहिए था। यान वू भी नर्वस हो जाता है क्योंकि रूल सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। 30 शॉट्स में 200 पॉइंट स्कोर करने हैं, वो भी वीक गियर यूज करके। जब हैंडबिट अपना पहला एरो छोड़ता है तो वो कंप्लीटली मिस कर देता है। देखने में लगता है जैसे वो सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने आया हो, लेकिन फिर मूड अचानक चेंज हो जाता है। उसके नेक्स्ट शॉट्स एक के बाद एक लगने लगते हैं और किसी को समझ आए उससे पहले ही हैंडबिट वेटरन की तरह बुल्स आइज हिट करना स्टार्ट कर देता है। जो एक होपलेस चैलेंज लग रहा था, वो अचानक एक ऐसा मोमेंट बन जाता है जहां हैंडबिट प्रूव करता है कि वो दिखने से कहीं ज्यादा डेंजरस है। इसका रीजन ये है कि हमारा हीरो कैंग हैंडबिट दुनिया के मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट वॉर सर्वाइव कर चुका है। एक टफ बैटल के बाद उन्हें हराकर वो फाइनली मर जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो टोटल 55 बार रिग्रेस, पोजेस और रीइंकारनेट हो चुका है। ये सब उस गॉडेस की वजह से हुआ जिसने उसे इस वर्ल्ड में बुलाया और हर बार उसकी ग्रूसम डेथ के बाद उसे वापस भेजती रही। इस बार वो उसे प्रेज करती है कि वो पहले से ज्यादा टाइम तक टिक पाया। जब हैंडबिट ये सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो इरिटेटिंग गॉडेस बस कैजुअली पूछती है कि क्या उसे फिर से रीइंकारनेट करना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। हैंडबिट दांत भींचकर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह वही है। वो याद करने की कोशिश करता है कि वो इस डायमेंशन में कब आया था, लेकिन इतना टाइम हो चुका है कि उसे याद नहीं आता। तब गॉडेस ने उसे एयरफोर्स ढूंढने को कहा था और वो कई बार मर चुका है। हर बार वो उसे अलग तरीकों से रिस्पॉन्ड करती रही और लगभग सेम फेट का सामना करना पड़ा। इतनी मेहनत के बाद भी वो कभी नहीं समझ पाया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर हैंडबिट गॉडेस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता और वो खुद एयरफोर्स ढूंढ ले। जैसे हमेशा वो कहती है कि ये उसके लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा करने से दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस पर हैंडबिट कहता है कि वो उससे पहले ही पागल हो जाएगा, लेकिन गॉडेस उसे समझ नहीं पाती क्योंकि वो हमेशा उसका बॉडी और माइंड परफेक्टली फंक्शन करने लायक बना देती है जब भी वो वापस आता है। इस पॉइंट पर हैंडबिट समझ जाता है कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। वो मानता है कि वो उसे फिक्स करती रही है, लेकिन हर बार मरने पर जो अनबेरेबल पेन उसने फील किया वो उसके दिमाग में क्लियरली वापस आ जाता है और ये अक्यूमुलेटेड ट्रॉमा उसे उसकी ब्रेकिंग पॉइंट से बहुत आगे धकेल चुका है। जैसे हमेशा वो पूछती है कि क्या नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए और वो कौन सा पार्ट चूज करेगा, लेकिन हैंडबिट चिल्लाता है कि वो अब सब खत्म कर चुका है। तब वो रिवील करती है कि वो मजाक कर रही थी और उसकी तारीफ करती है कि उसने अपने असाइंड रोल में बेस्ट दिया। फिर वो बताती है कि उसने अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने का राइट अर्न कर लिया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो हर साइकिल में वर्ल्ड को सेव करने में फेल हुआ था। तब वो बताती है कि रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसे इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए वो उस पर एक स्पेल कास्ट करती है ताकि उसे उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस भेज सके। लेकिन हैंडबिट, जो अभी रेडी नहीं है, वो उससे अपने कई सवालों के जवाब देने को कहता है, लेकिन हमेशा की तरह वो इरिटेटिंग गॉडेस उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि उसने जो कुछ भी अक्यूमुलेट किया है वो एक ट्रेमेंडस पावर के रूप में मैनिफेस्ट होगा। हैंडबिट उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। तब वो कहती है कि वो उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में उससे ग्रेट चीजें एक्सपेक्ट करती है और इतना कहकर वो उसे वापस भेज देती है। कोरिया वापस आने के 18 महीने बाद हैंडबिट एक सुबह उठता है और महसूस करता है कि उसकी ओरिजिनल लाइफ धीरे धीरे वापस आ रही है। जब वो देखता है कि उसकी मॉम काम पर जा चुकी है तो वो अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म को देखता है जो उसे कोरियन आर्मी में एनरोलमेंट कंप्लीट करने के बाद मिली थी। वो इरिटेट होता है क्योंकि ये सब उसके लिए नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि दूसरे डायमेंशन में वो ये सब बार बार कर चुका है। चाहे ये उसकी 6th ड्यूटी हो, फिर भी हैंडबिट कंप्लेन करता है कि मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट करना कितना मुश्किल है और वो इस सब का ब्लेम गॉडेस को देता है। अब जब उसे फाइनली एक इंटर्नशिप मिल गई है तो वो सोचता है कि वो कितने टाइम तक टिक पाएगा। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्कूल वापस जाकर वर्क रिलेटेड लीव ऑफ एब्सेंस फाइल करेगा। स्टिल उसके लिए लाइफ अनसर्टन लगती है और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है तब उसे यान वू का मैसेज आता है जो उसे ड्रिंक के लिए बुलाता है। हैंडबिट सीधा मना कर देता है तो उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और उसे डरपोक बोलता है। हैंडबिट इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि यान वू ने उसकी मिलिट्री सर्विस के दौरान हेल्प की थी जब वो कोरिया वापस आया था। वो मैसेज दोबारा देखता है और समझता है कि यान वू एक्चुअली मजाक कर रहा था और उसे एक डिस्चार्ज गिफ्ट देना चाहता है। हैंडबिट सीरियस हो जाता है और डिटेल्स पूछता है और फिर उससे मिलने चला जाता है। दोनों एक कैफे में मिलते हैं और यान वू, जो मिलिट्री में उसका सीनियर है, भले ही 5 साल छोटा हो, उसे ऑब्जर्व करता है। टाइम वेस्ट किए बिना हैंडबिट गिफ्ट के बारे में पूछता है, लेकिन यान वू उसे थोड़ा वेट करने को बोलता है। हैंडबिट इरिटेट होकर उठकर जाने लगता है। तब यान वू सीधा पॉइंट पर आता है और उसे एक कार्ड दिखाता है जो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट नाम के गेम का होता है। वो कहता है कि ये मेंबरशिप कार्ड है जिससे वो घर पर गेम खेलने के लिए गियर ले सकता है। वो कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है ये उसका गिफ्ट है और इसकी कीमत लगभग $500 है, लेकिन हैंडबिट इसे मना कर देता है और कहता है कि उसे अभी अभी जॉब मिली है, इसलिए वो गेम्स खेलने के लिए बिजी रहेगा। वो यान वू को अपनी फैमिली सिचुएशन भी याद दिलाता है और कहता है शायद उसे सेकंड जॉब भी करनी पड़े। जब यान वू सुनता है कि हैंडबिट का फोकस सिर्फ पैसे कमाना है तो वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है उसमें रोमांस नाम की कोई चीज नहीं है। ये सुनकर हैंडबिट
गुस्सा हो जाता है और यान वू के बाल पकड़कर कहता है, क्या रोमांस और गेमिंग से घर चलता है? तब यान वू बताता है कि रिकॉर्ड प्रोजेक्ट खेलकर वो $75,000 तक कमा सकता है। ये सुनते ही हैंडबिट तुरंत बैठ जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। यान वू फिर उसे टीम जीरो के बारे में बताता है, जो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के पीछे की कंपनी है, और बताता है कि फाउंडर माइकल वेल्टन की विल के हिसाब से जो पहला इंसान गेम क्लियर करेगा उसे कंपनी के सारे राइट्स मिल जाएंगे। यान वू बताता है कि गेम कितना पॉपुलर हो चुका है और इन गेम करेंसी की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। वो हैंडबिट को ट्रेंड्स दिखाता है और बताता है कि सिर्फ वॉक थ्रूज ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स भी अपनी टीम्स बनाकर गेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हैंडबिट ये सब सोचता है और माइकल वेल्टन को जानते हुए ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। यान वू सरप्राइज और खुश होकर पूछता है कि क्या वो अभी इवेंट जोन चले। थोड़ी देर बाद वेन्यू पर पहुंचकर हैंडबिट भीड़ देखकर कंप्लेन करता है, लेकिन यान वू कहता है यूरोप और यूएस में इससे भी ज्यादा भीड़ है। यान वू उसे कॉलर से पकड़कर खींचता हुआ गाइड बुक लेने ले जाता है जो न्यूबीज के लिए होती है। वहां वो बताता है कि गेम न्यूबी फ्रेंडली नहीं है, इसलिए एक एडवेंचरर ने बिगिनर्स के लिए गाइड बुक लिखी है और उसकी वजह से ही वो गेम छोड़ने से बचा है। ये सुनने के बाद हैंडबिट बुक देखने लगता है और जो उसमें लिखा होता है उसे देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यान वू पूछता है क्या हुआ। तभी गॉडेस हैंडबिट के कान में फुसफुसाती है और उसे याद दिलाती है कि वो उससे ग्रेट चीजें एक्सपेक्ट करती है। हैंडबिट कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है क्या एयर फॉरिंग ढूंढने का क्वेस्ट का मतलब ये था कि वो उस पर नजर रखेगी। वो सोचता है इसका क्या मतलब है, लेकिन जब वो बुक में एयर फॉरेस्ट देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि गॉडेस ने उसे कभी छोड़ने का इरादा नहीं रखा था। हैंडबिट गुस्से में बुक को मोड़ देता है। यान वू जो कंसर्न में होता है पूछता है वो इतना सीरियस क्यों है। हैंडबिट उसे इग्नोर करता है और पूछता है क्या वो टीम जीरो के बारे में कुछ जानता है। यान वू बताता है कि माइकल वेल्टन की सबसे छोटी बेटी कंपनी की करंट रिप्रेजेंटेटिव है और कंपनी के मेंबर्स सीक्रेट रखे जाते हैं, इसलिए उसे और कुछ नहीं पता। हैंडबिट इसे सस्पिशियस मानता है और कंक्लूड करता है कि इसका कनेक्शन गॉडेस से है। वो ये भी सोचता है कि ये सब गेम में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस वर्ल्ड में वो पहले गया था वो बिल्कुल रियल था, जहां उसे पहली बार किसी को मारने पर घिन आई थी और अपनी मौत का असली दर्द भी उसने महसूस किया था। अब वो सोचता है कि क्या उसे वापस उस जगह जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर वो जाता है तो शायद वो अपने दर्द का एंड कर सकता है। वो यानवू से पूछता है कि गियर आने में कितना टाइम लगेगा और यानवू कहता है लगभग 2 घंटे। वो हैंडबिट का फोन ले लेता है और प्रोसीजर सेटअप कर देता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो क्रम्पल्ड गाइड बुक का भी पेमेंट करें। ये सब होने के बाद दोनों स्टोर से बाहर निकलते हैं और यानवू उसे बाय बोल देता है। कुछ घंटों बाद पैकेज आ जाता है और हैंडबिट उसे एक एक्सपेंसिव कंसोल बोलता है। वो इक्विपमेंट चेक करता है और फिर दरवाजा लॉक कर देता है, ये सोचकर कि उसकी मोम आने में अभी टाइम है। जैसे ही वो कंसोल पहनता है वो गेम वर्ल्ड में इमर्स हो जाता है। गेम तुरंत उसे स्कैन करता है और वो महसूस करता है कि उसका अवतार एक्सपेक्टेड से ज्यादा रियल बॉडी जैसा लग रहा है। वो अपना अपीयरेंस एडिट करने की कोशिश करता है, लेकिन सेटिंग्स विंडो ओपन ही नहीं होती। वो गेम को फ्लिम्जी बोलता है इतना पॉपुलर होने के बाद भी और उसे रीबूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइज में रीबूट फेल हो जाता है और मैसेज आता है कि उसका कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। गेम ग्लिच होने लगता है और हैंडबिट गॉडेस को गाली देता है क्योंकि उसे पता है ये उसकी ही करनी है। थोड़ी देर बाद वो पोर्ट सिटी एड्रॉन में अपीयर होता है और कहता है कि काफी टाइम हो गया। हैंडबिट पास के मिरर में खुद को देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपनी लास्ट रिग्रेशन वाला ही अपीयरेंस रिटेन करता है। वो सोचता है कि क्या ये गॉडेस का साइलेंट मैसेज है कि उसे फिर से शुरू करना चाहिए। तभी उसे लोफर का मैसेज आता है जो उसे फ्रेंड ऐड करने को बोलता है। जब वो लोफर का प्रोफाइल खोलता है तो यानवू का गेम अवतार दिखता है और हैंडबिट उसके लग्जूरियस आउटफिट से समझ जाता है कि वो वही है। यानवू उससे पूछता है कि उसने अपना अवतार रियल लाइफ जैसा क्यों बनाया। हैंडबिट शर्माते हुए कहता है कि बस ऐसा ही हो गया। यानवू फिर उसका निकनेम पूछता है और हैंडबिट सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे उसके बारे में पता ही नहीं होता। यानवू के हेल्प से उसे पता चलता है कि उसका नाम ब्लैक ड्रैगन है। गुस्से में वो यानवू को पकड़ लेता है और पूछता है इसे कैसे चेंज करें। यानवू हंसता है और कहता है कि ये चेंज नहीं हो सकता। ये सुनकर हैंडबिट गुस्सा हो जाता है और अपना गुस्सा उस पर निकालता है, लेकिन यानवू उसे नोटिफिकेशन चेक करने को बोलता है। जब हैंडबिट चेक करता है तो एक पॉपअप आता है जो पूछता है क्या वो अपना गेम प्ले यानवू की स्ट्रीम पर ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। यानवू उसे टर्म समझाता है और कहता है प्रॉफिट 50-50 स्प्लिट होगा। ये सुनकर कि वो अच्छा परफॉर्म करे तो 60% तक कमा सकता है, हैंडबिट डील एक्सेप्ट कर लेता है। यानवू तुरंत हाइव चला जाता है। वहां वो व्यूअर्स को हैंडबिट से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि अब से वो उसके साथ रहेगा और व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। फैंस हैंडबिट के पुअर एलियस का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो ऑफेंड हो जाता है, लेकिन यानवू उसे काम करता है और उनका गोल याद दिलाता है। जब सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तब यानवू उसे गाइड करता है और कहता है स्किल रिकमेंडेशंस चेक करे, जो प्लेयर को स्कैन करके 3 सूटेबल स्किल्स सजेस्ट करता है। ये स्किल्स मैजिक से लेके स्वॉर्ड्समैनशिप तक होती है। हैंडबिट सोचता है क्या उसने अपने 55 साइकिल्स में जो टेक्निक सीखी थी वो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट में स्किल्स के रूप में है। वो अपना प्रोफाइल ओपन करता है अपनी स्किल देखने के लिए और एक ब्राइट लाइट निकलती है जिससे यानवू और व्यूअर्स दोनों शॉक हो जाते हैं। व्यूअर्स तुरंत नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं और कुछ लोग उसका अकाउंट भी रिपोर्ट कर देते हैं। यानवू सरप्राइज होकर पूछता है उसने ये स्किल्स कैसे पाई और हैंडबिट कहता है उसे कुछ नहीं पता। वो ये भी कहता है कि उसे सिस्टम काम कैसे करता है ये भी समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे ऑप्शंस में से हैंडबिट मैजिक चूज करता है और ये देखकर व्यूअर्स और गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो गेम को सीरियसली नहीं ले रहा। कंफ्यूज होकर वो यानवू से पूछता है क्या मैजिक इतना बेकार है। यानवू कहता है कि गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोफिशिएंसी है और दूसरे स्किल्स
स्किल्स के कंपैरिजन में मैजिक की प्रोफिशिएंसी बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। चाहे स्किल मैक्स होने पर स्टार आइकन आ जाता हो, फिर भी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं की जा सकती। व्यूअर्स यान वू से एग्री करते हैं और कुछ लोग कमेंट्स में वोट करते हैं। उन्हें लगता है हैनबिट 2 महीने तक सेम स्पेल यूज करके रो पड़ेगा और रेज क्विट कर देगा। कमेंट्स देखकर हैनबिट को याद आता है जब उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था और दूसरे डायमेंशन में मैजिक सीखना कितना मुश्किल था, इसलिए जिसने उसे सिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए वो यान वू से पूछता है क्या कोई मास्टर मिलेगा जो उसे मैजिक सिखा सके। यान वू सरप्राइज हो जाता है। कमेंट्स हेट से भर जाते हैं, लेकिन यान वू उन्हें काम करता है और बताता है कि क्वेस्ट कंप्लीट करने पर गेम प्लेयर्स को बुक्स देता है जिससे वो तुरंत स्किल्स सीख सकते हैं। और एनपीसीज के पास हाई लेवल एआई होता है, लेकिन इतना नहीं कि वो स्किल्स सिखा सके। स्किल बुक्स के बारे में सुनकर हैनबिट कहता है कि अब चीजें इजी हो गई हैं, अनलाइक उसके एक साइकिल में जहां एक मास्टर ने उसे हद तक ट्रेन किया था। सोचकर हैनबिट कहता है कि वो जनरल स्टोर चले। ये सुनकर यान वू सरप्राइज होता है कि उसे जगह कैसे पता है। यान वू कहता है कि वो यूलियो नाम के जनरल मर्चेंट से फायर एट्रीब्यूट मैजिक ले सकते हैं। उसका नाम सुनते ही हैनबिट उसे अगली स्कैमर बोल देता है, क्योंकि यान वू चाहता है कि वो उस मर्चेंट से मैजिक बुक ले। हैनबिट उस बेचारे मर्चेंट तो इतना बुरा बोलता है कि फैंस भी शॉक हो जाते हैं। वो यान वू से ये भी कहता है कि अगर वो और यूलियो दोनों डूब रहे हो तो वो यूलियो के बजाय 1000 लोगों को बचाना पसंद करेगा। फिर भी यान वू कहता है कि उन्हें यूलियो की शॉप चलना चाहिए, लेकिन हैनबिट अग्री नहीं करता। वो अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करता है और एजल की पिक्चर देखता है जो उसकी पुरानी मैजिक टीचर थी। वो यान वू से पूछता है क्या वो उसे जानता है। यान वू तुरंत समझ जाता है कि हैनबिट उसकी ब्यूटी की वजह से उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन हैनबिट इंसिस्ट करता है कि वो टॉप क्लास है। यान वू पेशेंटली बताता है कि एजल सिर्फ एक क्वेस्ट एनपीसी है जो फ्रॉड और थेफ्ट करती है और एंड में जेल चली जाती है और फिर कभी नहीं दिखती। वो ये भी बताता है कि उसके प्रिटी डिजाइन की वजह से कंपनी को बहुत रिक्वेस्ट मिले थे उसके लिए रूट ऐड करने के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। हैनबिट उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है वो प्रूव करेगा कि वो गलत है, इसलिए वो इंसिस्ट करता है कि वो एजल के पास चले। व्यूअर्स उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो इतना जिद्दी है, और जब हैनबिट ये देखता है तो वो उनकी बात मानकर यूलियो के पास जाने का डिसाइड करता है। व्यूअर्स उसकी बात बदलते देखकर बेट लगाते हैं कि अगर वो गलत निकला तो उसे डांस करना पड़ेगा, और वो चुपचाप मान लेता है। वो यान वू को फॉलो करने को बोलता है और यान वू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अलग रास्ता ले रहा होता है, लेकिन हैनबिट कहता है ये शॉर्टकट है। यान वू शॉक हो जाता है कि उसे ये राउट कैसे पता है और पूछता है क्या ये उसकी पहली बार है। हैनबिट कहता है बस गट फीलिंग है। कुछ देर बाद वो यूलियो की शॉप पहुंचते हैं और उसे देखकर हैनबिट गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि एक साइकिल में यूलियो ने उसे जेल भिजवा दिया था। क्यूरियस होकर वो यान वू से पूछता है एनपीसी इंटरेक्शन का लेवल क्या है। यान वू बताता है कि एनपीसीज इतने फ्री हैं कि प्लेयर्स के उनके साथ बिहेवियर से गेम प्रोग्रेशन चेंज हो सकता है। व्यूअर्स से हैनबिट ये भी जानता है कि कुछ प्लेयर्स के क्वेस्ट ब्लॉक हो गए थे और उन्हें अपने कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़े थे। गुस्से में हैनबिट सीधा शॉप में घुस जाता है और यूलियो के पास चला जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है क्या वो फिर से वही स्कैम कर रहा है। वो उसे इररिडीमेबल ट्रैश बोल देता है। यान वू और चैट सब शॉक हो जाते हैं और यान वू को बताते हैं कि कोई और भी आ रहा है। यूलियो कंफ्यूज हो जाता है कि हैनबिट उसे अक्यूज क्यों कर रहा है। वो कहता है कि हैनबिट तो सिर्फ स्पेल बुक लेने आया था, इसलिए वो उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। हैनबिट उसे छोड़ देता है और यूलियो कहता है कि लास्ट स्पेल बुक बिक चुकी है, लेकिन वो उसे दूसरी शॉप से मिलवा सकता है अगर वो उसकी हेल्प करे। वो बताता है कि जब वो सो रहा था तब एक थीफ उसकी शॉप में घुस गया था और उसे शक है कि वो उसका राइवल मर्चेंट एजल था। वो हैनबिट से पूछता है क्या वो थीफ पकड़ने में हेल्प करेगा और तुरंत क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है। अगर वो क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। चैट को लगता है हैनबिट हार गया क्योंकि उनके हिसाब से एक स्कैमर कभी रिवॉर्ड नहीं दे सकता। हैनबिट दूसरी तरफ ये नोट करता है कि अज़ेल ही उसकी असली मैजिक मेंटर और बेनिफैक्टर है और सिर्फ उसके अंडर ट्रेनिंग लेने की वजह से उसके फर्स्ट प्ले थ्रू में उसे फंसाया गया था और जेल भेज दिया गया था। और ये सब यूलियो ने किया था, जिसने सोल्जर्स को ब्राइब किया और उसके खिलाफ फेक एविडेंस बनाया। क्यूरियस होकर हैनबिट यूलियो से सिर्फ स्पेल बुक ही नहीं बल्कि ये भी पूछता है कि थीव का क्या होगा। तब यान वू बताता है कि थीव जेल जाने के बाद फिर कभी नहीं दिखता। ये समझ करके अज़ेल को यूलियो के क्राइम्स के लिए पनिश किया जाएगा। हैनबिट उसकी बात इग्नोर करके सीधा उसकी शेल्फ्स की तरफ चला जाता है। वहां वो यान वू की बात ना सुनते हुए आइटम्स चेक करता है और सर्च करने के बाद एक पर्स निकालकर यूलियो के सामने हिलाता है और पूछता है क्या ये वही है जो चोरी हुआ था। तुरंत सिस्टम उसे 500 गोल्ड देता है स्कैमर को पकड़ने के लिए। व्यूअर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यूलियो फ्रॉड है और उसका कन्फेशन उनकी बात कंफर्म कर देता है। यूलियो फिर हैनबिट से कहता है कि वो उसकी शॉप छोड़कर चला जाए, लेकिन हैनबिट उसके फेस पर बूट से मार देता है और उसे गिरा देता है। जो व्यूअर्स हैनबिट के हारने पर बेट लगा रहे थे वो कंप्लेन करने लगते हैं और जो न्यूट्रल थे वो आई टोल्ड यू सो बोलकर फ्लेक्स करते हैं। अचानक एक गार्ड आता है और पूछता है क्या हो रहा है और हैनबिट सोचता है अब तो वो गया। कुछ ही देर बाद यूलियो अरेस्ट हो जाता है और जेल भेज दिया जाता है। ये सब देखते हुए हैनबिट नोट करता है कि ये पास साइकिल से अलग है क्योंकि पहले उसे ब्राइब्ड गार्ड्स को तोड़कर यूलियो को किसी ट्रस्टवर्दी आदमी के हवाले करना पड़ता था। सिस्टम एक मैसेज देता है कि उसने प्रीवियस क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब जब वो अज़ेल की जनरल स्टोर जाएगा तो नया क्वेस्ट मिलेगा। जब व्यूअर्स आपस में लड़ रहे होते हैं हैनबिट फील करता है कि गेम का फ्लो ऐसा है जैसे वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। वो सोचता है क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। यान वू इंप्रेस होकर पूछता है उसे ये सब कैसे पता था। हैनबिट जानता है कि यान वू उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो झूठ बोलता है और कहता है कि उसने ये सब एक फैंटेसी नॉवल में पढ़ा था। वो ये
ये भी सोचता है क्या गेम का क्रिएटर वही नॉवल ऑथर है। यानवू उसकी बात मान लेता है और उसे गीक बोलता है। हैंडबिट खुश होता है कि उसने अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान फैंटेसी नॉवेल्स के बारे में बात की थी। अचानक किसी ने 10,000 डोनेट किए और यानवू तुरंत उससे थैंक करता है और हैंडबिट को साइड आई देता है। फैंस के बिहेवियर में सडन चेंज देखकर हैंडबिट सरप्राइज हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो स्ट्रीमिंग यानवू पर छोड़ देगा और खुद अपना काम करेगा। क्यूरियस होकर हैंडबिट यानवू से पूछता है क्या अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो अज़ेल की शॉप मिल जाएगी, लेकिन यानवू कहता है उसे नहीं पता था कि अज़ेल का कनेक्शन यूलियो से है और ये डिस्कवरी कम्युनिटी में बड़ा टॉपिक बनेगा। वो दोनों शॉप की तरफ बढ़ते हैं और हैंडबिट कहता है कि टाइम के साथ सब लोग यूलियो को भूल जाएंगे। वो अज़ेल को एक टेम्परामेंटल और बॉसी लेडी के रूप में याद करता है जिसे पास साइकिल में यूलियो की वजह से जेल भेज दिया गया था और जिंदा जला दिया गया था, इसलिए वो उसे एक प्रेशियस और पेनफुल मेमोरी मानता है। अब वो उसके डोर पर नॉक करता है और सीधा उसके पास चला जाता है। अज़ेल पूछती है वो कौन है और कहती है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो पूछती है क्या वो उसे जानते हुए उसके पास आया है। हैंडबिट उसे नीचे देखकर न्यूबी बोलता है और पूछता है क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है। फिर वो कहता है कि वो उससे मैजिक सीखने आया है। अज़ेल अपनी डेस्क से उठती है और पूछती है इसका क्या मतलब है और उसे फनी बोलती है। वो पूछती है कि वो आप जैसे नए इंसान को क्यों सिखाए। हैंडबिट नोट करता है कि सब प्लान के हिसाब से हो रहा है क्योंकि वो मना करेगी, लेकिन जो अभी हुआ उसकी वजह से उसके पास एक सोल्यूशन है। इस बीच चैट में लोग उसे मम्मी बोलकर स्पैम कर रहे होते हैं। तभी अज़ेल हैंडबिट को ऑब्जर्व करती है और पूछती है क्या वो ब्लैक ड्रैगन है। वो हाँ में जवाब देता है और बताता है कि यूलियो उसे थीफ बनाकर फंसाना चाह रहा था। ये सुनकर वो साय करती है और यूलियो को ट्रैश बोलती है और हैंडबिट का थैंक्स करती है उसे ट्रबल से बचाने के लिए। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और कंक्लूड करते हैं कि उसका फेस ही उसकी पहचान बता रहा था। फिर वो इधर उधर चेक करती है, ये जानते हुए कि वो मैजिक बुक ढूंढ रहा है, लेकिन हैंडबिट उसे रुकने को बोलता है और पूछता है क्या वो किसी क्योर की तलाश में है। वो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है उसे कैसे पता। हैंडबिट कहता है ये इन्फॉर्मेशन उसकी डेस्क पर है। फिर वो सजेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे क्योर ढूंढने में, और ये सुनकर वो इरिटेट हो जाती है। वो पूछती है क्या उसे मेडिसिन के बारे में नॉलेज है और वो हाँ में जवाब देता है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर वो उससे पूछती है उस डिजीज का नाम क्या है जिसमें ब्लू प्यूपल्स होते हैं और डिजीनेस और वॉमिटिंग होती है। हैंडबिट कहता है उसे नाम नहीं पता, लेकिन उसके रिएक्शन से कंफर्म करता है कि वो कई बार फेक एक्सपर्ट्स के चक्कर में फंस चुकी है जिन्होंने उसे स्कैम किया और उसका टाइम वेस्ट किया। अब बार बार सेम एक्सपीरियंस रिपीट करने की वजह से हैंडबिट उसे और सिम्टम्स बताता है और ये भी बताता है कि पोशंस काम नहीं करती। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर पूछती है क्या उसे डिजीज पता है। हैंडबिट कहता है इसका कोई नाम नहीं, लेकिन उसे इसका क्योर पता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और उसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और प्रॉपर रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करती है। हैंडबिट कहता है वो मेडिसिन ले आएगा और तुरंत एक क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है जो कहता है कि उसे उसकी माँ की बीमारी ठीक करनी है। उसे एडुंड के आसपास मेडिसिन ढूंढनी होगी और रिवॉर्ड में उसे 2000 गोल्ड, असेल की फायरबॉल मैजिक बुक, एक हीरोइक रैंक और 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। चैट तुरंत शॉक हो जाती है ये देखकर कि हैंडबिट को हीरोइक रैंक मिल सकता है अगर वो क्वेस्ट कंप्लीट करे, और लोग तुरंत गेम ओपन करने लगते हैं। यनवू भी शॉक हो जाता है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा टाइटल मिल सकता है। वो हैंडबिट को समझाता है कि रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। वो कहता है रैंक को टियर समझो और ग्रेड को रैरिटी, मतलब अगर सेम रैंक की मैजिक बुक्स भी हो तो उनका परफॉर्मेंस रैरिटी के हिसाब से डिफरेंट होगा। गेम का सिस्टम समझकर हैंडबिट सोचता है क्या ये सब गेम होने की वजह से ऐसा बनाया गया है। यनवू सोचता है शायद मेडिसिन सिर्फ तोड़कर मिल जाएगी, लेकिन हैंडबिट सोच में डूब जाता है और डिसाइड करता है कि वो स्पेल बुक के परफॉर्मेंस से उसे दिखाएगा कि वो कितना पावरफुल है। जब यनवू पूछता है अब कहां जाना है, तब हैंडबिट अचानक मुड़ता है और रुक जाता है। कंसर्न में यनवू पूछता है क्या हुआ। तब हैंडबिट अपनी मॉम की आवाज सुनता है और रिप्लाई करता है और तुरंत गेम से लॉग आउट कर देता है और यनवू को अकेला छोड़ देता है। चैट हंसने लगती है ये देखकर कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को अपनी मॉम के लिए अचानक लॉग आउट करना पड़ा। अपने रूम में हैंडबिट जल्दी से डोर खोलता है और अपनी मॉम को ग्रीट करता है और कहता है वो बिजी था। उसकी मॉम गलत समझ लेती है और उसे पिटने लगती है, सोचकर कि वो कुछ और कर रहा था क्योंकि वो नॉर्मली डोर लॉक नहीं करता। थैंकफुली हैंडबिट समझाता है और एक्सपेंसिव गियर दिखाता है जो यनवू ने उसे मिलिट्री डिस्चार्ज गिफ्ट में दिया था और बताता है कि वो गेम खेल रहा था। वो उस गियर को देखती है और कैजुअली रिएक्ट करती है जिससे हैंडबिट शॉक हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ऑलरेडी इस गेम के बारे में जानती है क्योंकि ये न्यूज में चला हुआ है। वो उसे कहती है ज्यादा टाइम वेस्ट न करे और हैंडबिट कहता है वो सिर्फ थोड़ा ही खेलेगा क्योंकि उसे इंटर्नशिप मिल चुकी है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे डांट देती है क्योंकि उसने पहले नहीं बताया। जब वो पूछती है क्यों नहीं बताया तो हैंडबिट कहता है अगर वो पहले बता देता तो वो उसे रोक देती। वो स्ट्रिक्ट लेडी उसके फेस पर थप्पड़ जैसा मारकर कहती है ये ऑब्वियस है क्योंकि कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उनका बेटा मिलिट्री सर्विस के तुरंत बाद जॉब ढूंढने लगे। हैंडबिट अपनी नाक पकड़कर कहता है कि जब वो वापस स्कूल जाएगा तो उसका ग्रेजुएशन सेमेस्टर होगा और उसके तुरंत बाद उसे जॉब लेनी पड़ेगी। वो ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है कि वो ब्रेकफास्ट मिस ना करे क्योंकि ऑफिस घर से दूर है। वो कहती है उसे पता है उसने आज कुछ नहीं खाया, लेकिन हैंडबिट कहता है यनवू ने उसे चॉकलेट पार्फे खिलाया था। ये सुनकर वो और गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से वो प्रॉपर खाना नहीं है। फिर वो उसे गुड लक विश करती है और अपने रूम में चली जाती है। हैंडबिट टाइम देखता है और रियलाइज करता है कि काफी टाइम निकल गया है और क्योंकि कल उसका इंटर्नशिप का पहला दिन है वो डिसाइड करता है कि जल्दी सो जाना चाहिए। लेकिन उसे यानवू के लिए बुरा लगता है जो अभी कमेंट्स के स्टॉर्म में फंसा हुआ है। किम जे जो आरपी के डेडिकेटेड डिपार्टमेंट के स्मॉल स्केल वर्कशॉप में काम करता है, सर्वर स्क्रॉल करता है और ऑसेल के क्वेस्ट और
हीरो रैंकिंग के बारे में हो रही हाइप देखता है, लेकिन वो बिलीव नहीं करता। वो यानवू का अकाउंट सर्च करता है और देखता है कि वहां सिर्फ मॉन्स्टर के नाम ही दिख रहे हैं। कमेंट्स से उसे पता चलता है कि यानवू एक ब्लैक ड्रैगन नाम के बंदे के साथ है और वो उसे एजी किड बोलता है जिसे उसकी मॉम ने शट डाउन कर दिया। जार डिसाइड करता है कि वो खुद चेक करेगा। उधर गेम में यानवू नए कमेंट्स देखता है जहां लोग हैंडबिट के बारे में पूछ रहे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं वो मिडिल स्कूलर है, लेकिन यानवू क्लियर करता है कि हैंडबिट ने मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर ली है, लेकिन वो अपनी मॉम के लिए बहुत डिवोटेड है। वो व्यूअर्स चेक करता है और शॉक हो जाता है देखकर कि उसकी व्यूज कितनी बढ़ गई हैं। वो रियलाइज करता है कि उसका स्ट्रीम मेन स्ट्रीम तक पहुंच गया है। यानवू हैंडबिट को कॉल करता है और उसे फोन उठाने को कहता है, लेकिन उसे हैंडबिट का मैसेज मिलता है जिसमें वो गोस्ट करने के लिए सॉरी बोलता है। हैंडबिट बताता है कि उसे काम पर जाना था, लेकिन वो मेडिसिन का हिंट दे गया है। यानवू अपने फैंस को ये बताता है और उन्हें हाइप करता है। फिर बताता है कि हैंडबिट ने रिवील किया है कि ऑसवेल के क्वेस्ट का क्योर बॉम्ब स्लाइम से मिलेगा और अगर वो हैंडबिट के आने से पहले क्लियर कर लेते हैं तो वो और स्पेशल इन्फो देगा। उधर हैंडबिट कॉर्पोरेट ड्रेस में एक बिल्डिंग के सामने पहुंचता है और थोड़ा शायर होकर अंदर जाता है और बताता है कि वो यहाँ काम करेगा। उसके सरप्राइज के लिए ऑफिस में सब लोग बिजी और क्योटिक होते हैं। एक एम्प्लॉय उसे देखकर मिन्हो को बोलता है कि हैंडबिट को कॉन्फ्रेंस रूम ले जाओ। मिन्हो उसे पकड़कर कहता है फॉलो करो। वो हैंडबिट से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में दिखाएगा, अभी के लिए व्हाइट बोर्ड साफ करो। हैंडबिट ये काम करने लगता है, तभी बॉस अंदर आता है। मिन्हो हैंडबिट का इंट्रोडक्शन देता है और हैंडबिट सिंसियरली कहता है कि वो हार्ड वर्क करेगा और इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखेगा, लेकिन बॉस बिना इंटरेस्ट के बस कहता है जो बोला जाए वो करो और काम खत्म हो जाए तो निकल जाओ। हैंडबिट रूम से बाहर आकर थोड़ा सैड हो जाता है और सोचता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा और उसे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ेगा। फिर भी वो सोचता है कि ये दूसरे डायमेंशन में घूमने से बेटर है। उधर यानवू खुश होता है क्योंकि अब तक किसी ने हैंडबिट का दिया मिनी क्वेस्ट क्लियर नहीं किया। तभी हैंडबिट वापस आता है और व्यूअर्स को रोस्ट करता है कि उनमें इमेजिनेशन की कमी है। वो कहता है उन्हें थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। ये सुनकर व्यूअर्स गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो रिकॉर्डर पकड़ता है और कहता है वो दिखाएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले वो सिटी वॉल के मेन गेट पर जाते हैं, जिसे यानवू फिर से शॉक होता है और पूछता है क्या हैंडबिट सच में न्यूबी है। हैंडबिट यूजुअल एक्सक्यूज देता है कि ये सब उसने फैंटेसी नॉवल से सीखा है। वो यानवू को बताता है कि ये गेम दूसरे गेम से ज्यादा फ्रीडम देता है। आगे वो लोग शोर सुनते हैं और देखते हैं कि बहुत लोग एक जगह इकट्ठा है। यानवू कहता है ये लोग कम्युनिटी पोस्ट देखकर आए होंगे। अचानक कोई शाउट करता है कि वैनगार्ड आ गया है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक पार्टी आ रही है। यानवू सरप्राइज होकर कहता है कि हैंडबिट की इन्फो एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्प्रेड हो गई है। हैंडबिट पूछता है वैनगार्ड क्या होता है। यानवू बताता है कि टॉप 10,000 रैंकर्स को वैनगार्ड कहते हैं और उन्हें लेवल, प्रोफिशिएंसी और स्टोरी प्रोग्रेस के बेसिस पर ग्रेड किया जाता है। दुनिया भर में 300 मिलियन प्लेयर्स में से सिर्फ 10,000 वैनगार्ड है और उनमें से 500 कोरिया के हैं। ये सुनकर हैंडबिट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उनमें से बहुत लोग मैजिक यूज नहीं कर रहे होते, जबकि कुछ मेज जैसा ड्रेस पहने हुए होते हैं। यानवू बताता है कि ज्यादा लोग ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए मैजिक अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी प्रोफिशिएंसी बनाना मुश्किल है और कई लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए मेज जैसा ड्रेस पहनते हैं। हैंडबिट एक स्पेशल बो को देखता है और याद करता है कि ये गोल्डन बर्ड का बो है जो एक स्किल्ड आर्टिजन ने बनाया था। वो सरप्राइज होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप होने के बाद भी उन्होंने ऑजिल क्वेस्ट क्लियर नहीं किया। वो यानवू से इसके बारे में पूछता है और पता चलता है कि ज्यादातर वैनगार्ड बड़े कॉन्ग्लोमरेट से बिलोंग करते हैं और बहुत लोग सिर्फ इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं ताकि कंपनीज उन्हें सपोर्ट करे और बिना गेम क्लियर किए ही वो रिच बन सके। अचानक एक लड़की हैंडबिट को टैप करती और कंफर्म करती है कि वो ब्लैक ड्रैगन है और पूछती है वो कब क्वेस्ट क्लियर करके दिखाएगा। हैंडबिट कहता है वो जल्दी स्टार्ट करेगा। तभी एक और बंदा आता है और चिल्लाता है कि ये सब झूठ है, लेकिन लड़की इंसिस्ट करती है कि हैंडबिट को एक चांस दिया जाए। लोग स्कैमर्स के एक्सपीरियंसेस को लेकर आर्ग्यू करने लगते हैं। इस बीच हैंडबिट यानवू से कहता है कि वो सी की तरफ चले। यानवू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बॉम्ब स्लाइम्स तो ऑपोजिट साइड पर होते हैं। हैंडबिट कहता है कि मेडिसिन बनाने के लिए उसे फिशिंग रॉड। यानवू और चैट और भी कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते वो क्या करने वाला है। अचानक किसी ने डोनेट किया और उसी वक्त एडेंट के पास के पानी में फिश की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाती हैं। सब समझ जाते हैं कि स्कैल्पर्स हैंडबिट को रियल टाइम में ट्रैक कर रहे हैं और मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सब देखकर हैंडबिट हल्का सा हंसता है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं। यानवू पूछता है क्या उन्हें जो चाहिए वो समुद्र में है, लेकिन हैंडबिट कैजुअली बिहेव करता है जिससे यानवू इरिटेट हो जाता। फ्रस्ट्रेटेड होकर यानवू उसके बूट्स पकड़ लेता है और कहता है अगर हैंडबिट झूठ बोल रहा है तो वो स्ट्रीमिंग छोड़ देगा। हैंडबिट उसे शांत करता है और कहता है उस पर ट्रस्ट करे और उससे 70 गोल्ड कॉइन्स उधार मांगता है। सब शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं क्या हैंडबिट ने यानवू को ट्रैप कर दिया। जब वो रिवर बैंक पहुंचते हैं तो हैंडबिट देखता है वहां पहले से ज्यादा लोग हैं और वो यानवू से पूछता है क्या हो रहा है। यानवू के बिहेवियर को देखकर हैंडबिट प्रॉमिस करता है कि वो पैसे वापस करेगा। यानवू कहता है उसे समझ नहीं आ रहा हैंडबिट फिशिंग रॉड का क्या करेगा। एरिया चेक करते हुए हैंडबिट एक बूढ़े आदमी एल्ड्रिच फिशिंग को देखता है और उसके पास जाकर फिशिंग रॉड बेचने को कहता है। वो आदमी पूछता है क्या उसे हॉट रॉड चाहिए, लेकिन हैंडबिट इरिटेट होकर कहता है उसे पता है वो सुन रहा है और वो उसे 50,000 गोल्ड कॉइन्स देने को रेडी है। व्यूअर्स शॉक हो जाते हैं जब वो आदमी 100,000 डिमांड करता है, लेकिन हैंडबिट उसे 60,000 पर ले आता है। हैंडबिट समझ जाता है कि आदमी बिल्कुल नहीं बदला और वो लोग बार्गेनिंग करते रहते हैं जब तक हैंडबिट उसके साथ फिशिंग ज्वाइन करके प्राइस कम नहीं करवा लेता। एल्ड्रिच सीधा बोलने वाला आदमी होता है और बात करते वक्त हैंडबिट को पुराने दिन याद आते हैं। आखिर में वो मान जाता है और हैंडबिट 60,000 में रॉड खरीद लेता है।
व्यूअर्स उसकी शेडी डील का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एंड में रिजल्ट ही मैटर करता है। कुछ देर बाद हानबिट फिशिंग रॉड के साथ वेन्यू पर पहुंचता है और व्यूअर्स सोचते हैं वो क्या करेगा। यानवू मजाक करता है और रोल प्ले न्यूबी बनने को कहता है। तभी चैट में कोई पूछता है बॉम्ब स्लाइम क्या होता है। यानवू बताता है कि वो स्लाइम्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और टच करते ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। दूर से अटैक करो तब भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। सबसे खराब बात यह है कि आई कांटेक्ट से भी वो डेटोनेट हो जाते हैं और एक्सप्लोड होने पर कुछ ड्रॉप भी नहीं देते। न्यूबी सोचता है हानबिट फिशिंग रॉड से क्या करेगा। पूरे चैट को लगता है इसका आंसर सिर्फ हानबिट को पता है। ऊपर से हानबिट एक बॉम्ब स्लाइम को देखता है और कहता है ये परफेक्ट हाइट है। वो फिशिंग रॉड निकालता है और कहता है सेंसिटिविटी रियलिटी से थोड़ी अलग है और उसे एडजस्ट करता है। जैसे ही वो सीरियस होने वाला होता है, यानवू बताता है कि एक व्यूअर की वजह से लोग उनका पीछा कर रहे हैं। हानबिट बिल्कुल काम रहता है और कहता है उसे पहले से पता था, क्योंकि वो लोग सिटी से निकलते ही दूर से फॉलो किए जा रहे थे और सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि कई ग्रुप्स उनके पीछे हैं। हानबिट तुरंत यानवू से कहता है कि वो स्क्रीन सेटिंग्स का कंट्रोल दे। जैसे ही कंट्रोल मिलता है वो सबसे सॉरी बोलता है और लाइव फीड बंद कर देता है बोलकर कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। मिलिट्री के टाइम यानवू को फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी यूनिट में कोई उसका इंटरेस्ट शेयर नहीं करता था। वो अकेला ही बार बार वही पेजेस पढ़ता रहता था जब तक वो घिस ना जाए। फिर हानबिट उसकी लाइफ में आता है और यानवू सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हानबिट ने भी वही नॉवल पढ़ी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हानबिट उससे ऐसे डिटेल्स बताता है जो उसने कभी नोटिस नहीं की थी। इससे यानवू को लगता है जैसे हानबिट सच में उस वर्ल्ड में जा चुका हो। टाइम पास होता है और जब यानवू गेम का एड देखता है तो उसे तुरंत लगता है कि अगर वो हानबिट के साथ खेलेगा तो बहुत मजा आए। प्रेजेंट में यानवू हानबिट को बताता है कि अब सिर्फ उसका स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हानबिट अग्री करता है और कहता है कि उन्हें एक्ट करना होगा जैसे वो सिर्फ स्लाइम्स पर फोकस कर रहे हैं। यानवू व्यूअर्स से चैनल फॉलो करने को कहता है, लेकिन वो उसे बोलते हैं साइड हो जाओ। हानबिट समझ जाता है कि व्यूअर्स कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो एंग्शियस हैं कि कंपिटिटर्स कब उन तक पहुंच जाएंगे। वो कहता है कि ये माइंड गेम ज्यादा देर नहीं चलेगा और जल्द ही जो उनका पीछा कर रहे हैं वो सामने आ जाएंगे। थोड़ी देर में एक पार्टी उनके सामने आ जाती है। हानबिट अपना स्क्रीन वापस ऑन करता है और फैंस को वेव करता है। फिर फिशिंग रॉड का हुक लॉन्च करता है और कहता है कि ये इतना शार्प है कि बॉम्ब स्लाइम्स रिएक्ट नहीं कर पाते। फिर वो रॉड का बटन प्रेस करता है जिससे हुक से स्पाइक्स निकलते हैं और वो एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर पाता है। एक्सप्लोजन के बाद स्लाइम का कोर्स सेफ रहता है। ये देखकर पार्टी शॉक हो जाती है और पीछे हटने लगती, लेकिन तभी स्लाइम्स का ग्रुप उन पर गिर जाता है और वो भागने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक्सप्लोजन में फंस जाते हैं और कंप्लीटली वाइप आउट हो जाते हैं। यानवू शॉक हो जाता है देखकर कि हानबिट ने कितनी एफिशिएंटली स्ट्रीम स्नाइपर्स को हैंडल किया। उनके हटने के बाद वो अपना काम कंटिन्यू करता है और एक अलग कलर का स्लाइम देखता है। हानबिट फिशिंग रॉड से उसे पकड़ता है, लेकिन वो एक्सप्लोड नहीं होता। वो उसे बैग में डाल देता है और कहता है कि उसने मटेरियल सिक्योर कर लिया। सब लोग शॉक होते हैं कि वो स्लाइम एक्सप्लोड क्यों नहीं हुआ। हानबिट बताता है कि ये डड स्लाइम है जो तब बनता है जब एक साथ बॉम्ब स्लाइम्स का पूरा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाता है। बचे हुए स्लाइम्स म्यूटेट होकर डड स्लाइम बन जाते हैं। यानवू पूछता है क्या वो भी इस मेथड से क्वेस्ट क्लियर कर सकते हैं। हानबिट कहता है वो सबको दिखा रहा है ताकि वो भी कर सके, लेकिन एक्सप्लोजन कंट्रोल करना इजी नहीं हो। फिर वो सीधा अजेल की शॉप की तरफ बढ़ते हैं। उधर जेहा, जो एक स्मॉल टू मीडियम गेमिंग स्टूडियो में काम करता है और जो बॉम्ब स्लाइम्स से ऑलमोस्ट मर गया था, वो कहता है कि हानबिट कोई नॉर्मल न्यूबी नहीं है। वो सोचता है कि हानबिट किसी बड़ी कंपनी से बैग्ड। वो कंफ्यूज होता है कि हानबिट जैसे बंदा यानवू जैसे छोटे स्ट्रीमर के साथ क्यों है। फिर वो सोचता है शायद हानबिट की कंपनी का वैनगार्ड कुछ बड़ा डिस्कवर कर चुका है और हानबिट बस लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। ये सब सोचकर वो डिसाइड करता है कि उसे ओजेल क्वेस्ट कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि उससे उसका मंथली टारगेट पूरा होगा। लेकिन उस दिन वो फेल हो जाता। शाम को हानबिट और यानवू ओजविल के पास पहुंचते हैं और ओजविल उस डड स्लाइम को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और जब हानबिट उसे डिश में प्रिपेयर करके कहता है कि ये उसकी माँ के लिए मेडिसिन है तो वो मना कर दे। उसके रिएक्शन देखकर हानबिट यानवू से पूछता है क्या ये इतना बुरा लग रहा है। ओजविल डिसाइड करती है कि वो यूलियो से छुटकारा दिलाने के लिए हानबिट को रिवॉर्ड दे देगी और उसे जाने को कहती। हानबिट उसे प्रोवोक करता है बोलकर कि वो डेस्परेट। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उस पे चिल्लाती है। वो तुरंत उसके मुंह में वो कुक स्लज भर देता है और उसे जबरदस्ती निगलने पर मजबूर कर देता है। यानवू शॉक होने के बजाय और ज्यादा हिल गया होता है और चैट उसके रिएक्शन का मजाक उड़ाता है। ओजवेल समझने की कोशिश करती है क्या हुआ और तुरंत अंदर भागकर उल्टी करने लगती है। हैंडबिट उसका रिएक्शन देखकर कहता है मेडिसिन इफेक्टिव है, लेकिन यानवू ऑब्वियस बात बोल देता है। कुछ ही मिनट में वो हैंडबिट का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाती है उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे फ्रीक बोलती है, लेकिन हैंडबिट पूछता है क्या कोई सीड जैसा कुछ निकला। वो कहता है वही इलनेस का कॉज है। वो बताता है कि ये उनकी बीमारी का असली रीजन है जिससे वो और उसकी माँ सफर कर रहे थे। वो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन हैंडबिट इंसिस्ट करता है कि जो उसने उल्टी में निकाला वही प्रॉब्लम की जड़ है। वो स्मर्क करता है और कहता है उसे पहले ही पता था कि वो भी बीमार है और उसने पहली बार देखते ही नोटिस कर लिया था। वो सोचता है कि ओजवेल चुपचाप सफर करती रही क्योंकि वो अपनी माँ को टेंशन नहीं देना चाहती थी और उसे डर था कि यूलियो जैसे लोग उसकी वीकनेस
उसका फायदा उठाएंगे। वो पूछती है उसे कैसे पता, और हैंडबिट बताता है कि ये एक पैरासिटिक सीड है जो साउथ में मिलता है और स्टमक में चिपक कर ग्रो करता है। वो कहता है कि ये सिचुएशन उसने साउथ के इंग्रेडिएंट्स खाकर पाई होगी और बॉम्ब स्लाइम म्यूकस ही इसे निकालने का तरीका है, इसीलिए डड स्लाइम चाहिए होता है क्योंकि वो एक्सप्लोड नहीं करता। जब एक्सप्लोसिव ट्रेट रिमूव हो जाता है तो बॉडी रिएक्ट करती है और उल्टी होती है, जिससे पैरासाइट बाहर आ जाता है। हैंडबिट बताता है कि ये कोई नॉर्मल डिजीज नहीं थी। वो उससे प्लेट देता है और कहता है जल्दी जाकर अपनी माँ को भी दे। वो उसे देखकर सॉफ्टली कहता है कि गेम वर्ल्ड में होने के बाद भी वो अंदर से नहीं बदली और उसे एक फूलिश लड़की बोलता है जो हमेशा दूसरों के लिए ज्यादा सोचती है। वो कहता है कि चाहे वो हार्श हो वर्ड्स में, लेकिन हमेशा उसके साइड में रही, इसीलिए अब वो चाहता है कि वो खुश रहे। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को भी वो मेडिसिन देती है और उसकी माँ भी बड़े सीड्स उल्टी में निकाल देती है। अज़ेल गुस्सा हो जाती है उन सब पर जिन्होंने उसे इतने टाइम तक स्कैम किया और स्माइल करते हुए कहती है वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। चैट ये देखकर शॉक हो जाती है और हैंडबिट भी कहता है काफी टाइम बाद उसने उसे हंसते हुए देखा। वो आंसू पोंछकर हैंडबिट का थैंक्स करती है और व्यूअर्स भी उसे बेस्ट गर्ल बोलने लगते हैं। हैंडबिट कहता है उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कहती है उसकी वजह से वो और उसकी माँ जिंदा है। फिर वो स्पेल बुक निकालकर उसे देती है। हैंडबिट थैंक्स बोलता है, लेकिन वो कहती है ये उसका डायलॉग था। यान वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडबिट कहता है ये उसका है। फिर वो कहता है अब मेन क्वेस्ट के लिए निकलते हैं। तभी ऑजविल उन्हें रोक लेती है और कहती है अभी और रिवॉर्ड बाकी है। वो उन्हें एक बड़ा रिवॉर्ड देती है और सिस्टम बताता है कि फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड मिल रहा है। जब हैंडबिट को 2000 गोल्ड मिलता है तो सिस्टम उसे डबल कर देता है और उसके स्टैट पॉइंट्स 3 से बढ़कर 5 हो जाते हैं। उसे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है और वो लेवल अप हो जाता है और अज़ेल की बुक हीरोइक से अपग्रेड होकर यूनिक क्लास बन जाती है। हैंडबिट उसकी खुशी के लिए विश करता है और तभी उसे फर्स्ट क्लियर नोटिफिकेशन मिलता है। चैट मैसेजेस से फ्लड हो जाता है और इतना फास्ट चल रहा होता है कि कुछ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यान वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बुक अपग्रेड हो जाएगी। वो हैंडबिट से कहता है व्यूअर्स को कुछ बोले, लेकिन जब वो स्क्रीन देखता है तो चैट अनरीडेबल हो चुकी होती है। यान वो सोचता है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तभी ऑजविल हैंडबिट को एक पेपर देती है और सिस्टम पॉपअप आता है जो उसे उसका सेवियर बोलता है और उसे एक पॉइंट मल्टीप्लायर देता है। वो बताती है ये एक इंट्रोडक्शन है ब्लैकस्मिथ शॉप का जहां वो अपनी जरूरत के आइटम्स ले सकता है। वो कहती है उनके पास नॉर्मल वेपन्स नहीं है और स्लाइम पकड़ने में उनका गियर डैमेज हो गया। फिर वो एक बार फिर थैंक्स बोलती है और कहती है जब भी मदद चाहिए हो वो उसके पास आ सकता है। चैट में जो लोग ऑलरेडी क्रेजी हो चुके थे वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो उनसे ही बात कर रही हो। कुछ लोग तुरंत गेम ओपन कर देते हैं ताकि वो भी उससे मिल सके। इसके बाद दोनों उसकी शॉप से निकलते हैं और सोचते हैं अब क्या करें। येन वुहान हैंडबिट को मैप दिखाता है और बताता है कि गेम में कोई फिक्स्ड रूट नहीं है, इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं। नॉर्मली सब लोग एडोंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा वर्ल्ड ओपन होता है एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन बिना डायरेक्शन के घूमना डेंजरस हो सकता है क्योंकि हाई लेवल एरिया में फंस सकते हैं। क्यूरियस होकर येन वू पूछता है हैंडबिट अपना रियल फेस क्यों यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ कस्टमाइज करने के। हैंडबिट सोचता है क्या वो उसे सच बताए कि ये गॉडेस की वजह से है। येन वो अपने कैरेक्टर डिजाइन का शो ऑफ करता है और कहता है उसने 5 घंटे लगाकर बनाया है, जिससे चैट उसका मजाक उड़ाती है। वो हैंडबिट को वार्न भी करता है कि फीमेल कैरेक्टर्स से अट्रैक्ट ना हो क्योंकि कई लड़के फीमेल अवतार यूज करते हैं। हैंडबिट सोच ही रहा होता है कहां जाना है, तभी एक व्यूअर 50,000 डोनेट करता है और कहता है उसे एंग्री OEL देखना है। येन वू तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और डोनर को थैंक्स करता है। फिर एक और 10,000 डोनेट करता है और फिर 30,000 डोनेशंस बारिश की तरह आने लगते हैं और येन वू सबको थैंक्स करता रहता है। वो हैंडबिट को व्यूअर काउंट दिखाता है और वो शॉक हो जाता है देखकर कि 8,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। हैंडबिट शर्माते हुए सबको थैंक्स बोलता है और चैट येन वू से उसका 100 के रिएक्शन दिखाने को कहती है। जब हैंडबिट टोटल कैलकुलेट करता है तो देखता है कि उसका शेयर लगभग 250 के बनता है। तब वो देखता है येन वू शेमलेसली 0-2 डांस कर रहा है, जिससे व्यूअर शॉक हो जाते हैं। हैंडबिट सोचता है कि सिर्फ एक क्वेस्ट क्लियर करके उसने इतना कमा लिया तो आगे कितना कमाएगा। ये सोचकर वो रियलाइज करता है कि वो अपनी मॉम का कर्ज चुका सकता है। उसे याद आता है जब गॉडेस ने उसे रियल वर्ल्ड का टाइम फ्लो दिखाया था तब उसे पता चला था कि वो मिसिंग हो गया था और उसकी मॉम ने उसे ढूंढने में सब कुछ खर्च कर दिया था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को खुश करेगा। येन वू हैंडबिट से कहता है कि वो ग्रिमवोर यूज करे क्योंकि व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। हैंडबिट उसे टच करता है और वो गायब हो जाता है और उसकी फायर बॉल यूनिक ग्रेट स्किल अनलॉक हो जाती है। उसमें लिखा होता है कि ये फायर एलिमेंट स्पेल है जो मैसिव एक्सप्लोजन से सब कुछ जला देता है। हैंडबिट उसे देखकर कहता है ये तो इजी है, अनलाइक उस टाइम जब उसे सीखने में बहुत स्ट्रगल हुआ था। येन वो उसे बोलता है व्यूअर्स को बताए कैसा फील हुआ। पहले हैंडबिट कहता है उसे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन फिर वो एक्टिंग करता है और बोलता है नॉलेज उसके दिमाग में फ्लड हो गया। अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज होता है क्योंकि वो स्किल पहले से जानता है और सोचता है जो उसने दूसरे वर्ल्ड में सीखा वो गेम में कैसे आ रहा है। तब उसे याद आता है गेम ने बोला था उसका कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। येन वो क्यूरियोसिटी में कहता है वो स्किल यूज करके दिखाए और एक पास के रॉक पर एम करे। हैंडबिट प्रोसेस याद करता है और स्पेल कास्ट करता है। उसके हाथ से एक ह्यूज फायर निकलता है और तेज स्पीड से रॉक पर जाकर उसे तोड़ देता है। येन वो उसकी पावर देखकर शॉक हो जाता है। हैंडबिट कैजुअली कहता है ये इतना भी खास नहीं है। तभी उसे फील होता है जैसे गॉडेस उसे देख
देख रही हो और उसे वापस खींचने वाली हो। वो होश में आता है तो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसके सारे स्किल्स इंक्रीज हो गए हैं और इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो गए हैं और उसने स्पिरिट स्किल अनलॉक कर ली है। अंदर से हैंडबिट हिल जाता है और गॉडेस को गाली देता है। वो शॉक की वजह से अपना कंपोजर लूज कर देता है और यान वू पूछता है क्या वो ठीक है। हैंडबिट तुरंत नॉर्मल बिहेव करता है और कहता है सब ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता यान वू गॉडेस वाली बात पर बिलीव करे। वो एक्सक्यूज देता है कि पावरफुल स्पेल यूज करने से उसके बॉडी पर प्रेशर आया क्योंकि ये उसका पहला टाइम। फिर वो यान वू से कहता है कि वो एक नॉर्मल स्पेल दिखाए। यान वू शॉक हो जाता है और कंफर्म करता है क्या वो सच में देखना चाहता है। फिर यान वू उसे वार्न करता है कि वो जो देखने वाला है उस पे हंसना मत। ये कहकर वो स्पेल कास्ट करता है और हनबिट एक छोटी सी फ्लेम देखता है जो उसके सामने ही बुझ जाती। यान वू कंप्लेन करता है लेकिन हनबिट अंदर से उसके स्किल को काफी डिसअपॉइंटिंग मानता है, लेकिन ट्रेड्स के डिफरेंस याद आने पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इंस्टेड वो यान वू को कहता है कि वो गलत तरीके से स्पेल इमेजिन कर रहा है। वो कहता है ये कुछ ऐसा है जो बस समझ आता है, जैसे किताब पढ़कर क्लिक हो जाए। वो यूलियो को ब्लेम करता है कि उसने उन्हें बेसिक्स से भटका दिया और फिर पूरा गीक मोड में जाकर मैजिक का सिस्टम समझाने लगता है। एंड में वो कहता है कि वो अपनी हाई क्लास यूनिक मैजिक को मेन स्किल के रूप में यूज नहीं करेगा क्योंकि मैजिक का असली पर्पस कन्वीनियंस है। यान वू शॉक हो जाता है और याद दिलाता है कि हनबिट ने कल ही कैरेक्टर बनाया है। चैट हनबिट का मजाक उड़ाने लगती है और उसे हार्डकोर गीक बोलती है। गुस्से में हनबिट ऑलमोस्ट चैट पर फट पड़ता है और कहता है वो अब उन्हें कोई इन्फो नहीं देगा, लेकिन एक और व्यूअर बड़ा डोनेशन करता है जिससे हनबिट अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और सॉरी बोलता है। लोग पूछते हैं वो अब कहाँ जाएगा, तो हनबिट एक रिमोट जगह की तरफ बढ़ता है। यानवू पूछता है क्या वो मेन स्टोरी स्टार्ट नहीं करेगा। हनबिट बताता है कि वो पहले पॉइंट्स फार्म करेगा फिर मेन स्टोरी करेगा। वो एक शेड का डोर खोलता है और अंदर जाते ही यानवू थोड़ा डर जाता है। हनबिट सीधा एनपीसी हंटर रिकनर के पास जाता है जो आर्चरी एक्सपर्ट है। रिकनर पूछता है वो क्या चाहता है और हनबिट कहता है वो आर्चरी सीखना चाहता है। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर रिकनर पूछता है क्या उसमें ग्रिट है और चैट बताती है कि वो ग्रिट ऑब्सेस्ड एनपीसी है। हनबिट कहता है उसमें स्किल और ग्रिट दोनों है, तो रिकनर कहता है वो ज्यादा बोल रहा है और उसे टेस्ट देने को कहता है। तुरंत एक क्वेस्ट पॉपअप होता है जिसमें रिकनर का टेस्ट पास करना होता है। थोड़ी देर बाद हनबिट को आर्चरी रेंज पर ले जाया जाता है जहां रूल दिया जाता है कि 30 शॉट्स में 200 पॉइंट्स लाने हैं और बुल्सआई 10 पॉइंट्स का होता है। यान वो टेंशन में कहता है कि हनबिट अपने स्टैट्स एजिलिटी में डाल दे, लेकिन हनबिट मना कर देता है। वो पहला शॉट मारता है और कंप्लीटली मिस कर देता है जिससे यान वो फिर वॉर्न करता है। हनबिट कहता है अब उसे समझ आ गया। अगला शॉट 7 पॉइंट्स पर लगता है जिससे यानवू सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद जो होता है वो शॉकिंग होता है। बाकी सारे शॉट्स डायरेक्ट बुल्सआई पर लगते हैं और टोटल स्कोर 287 हो जाता है। ये दिखा देता है कि हनबिट ने लेवल 2 गियर के साथ इम्पॉसिबल अचीव कर लिया। उधर टाउन में एक लड़की गोल्ड कॉइन्स घुमा रही होती है और बोर्ड फील कर रही होती है और कुछ इंटरेस्टिंग चाहती है। तभी वो हनबिट और यानवू को गेट से आते देखती है और सोचती है कैसे लोग उसके पास आ रहे हैं। कुछ देर पहले जब हनबिट ने आर्चरी स्किल और गोल्ड रिवॉर्ड्स लिए थे तब यानवू हनबिट से भी ज्यादा खुश था। हनबिट पूछता है क्यों, तो यानवू उसकी तारीफ करता है और पूछता है क्या उसने स्कूल में आर्चरी की थी। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बताता है उसने सीक्रेटली बेटिंग पूल भी सेट किया था और क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि हनबिट आर्चरी में अच्छा होगा वो लोग जैकपॉट जीत गए। वो हंसता है और कहता है ऐसे स्टंट्स कभी कभी करना कूल होता है और चैट उसे याद दिलाती है कि वो अभी भी लाइव है। यानवू पूछता है अब कहाँ जा रहे हैं, तो हनबिट कहता है वो सोर्ड्समैनशिप सीखने जाएगा लेकिन पहले स्विफ्ट ने स्किल लेना चाहता है। ये सुनकर यानवू और चैट सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं इसका सोर्ड से क्या रिलेशन है और उसे ट्रैश बोलते हैं, लेकिन हनबिट बिना सुनते हुए आगे बढ़ता है और यानवू को बोलता है चुप हो और फॉलो करे। टाउन में एंटर करते ही यानवू उसे लिया नाम की एनपीसी दिखाता है और बताता है कि लोग स्विफ्टनेस स्किल इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि लिया का क्वेस्ट बहुत हार्ड है और स्किल उतनी वर्थ नहीं लगती। सो वो हैंडबिट से एक बार फिर पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो कर सकता है और हैंडबिट बिना कुछ बोले लिया के पास चला जाता है। फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो यहाँ आया है उससे वो चीज सीखने के लिए जो वो सबसे बेस्ट करती है। लिया उसकी तरफ देखकर कहती है कि उसे उसका एटीट्यूड पसंद है, लेकिन फिर इंस्टेंटली स्पीड ब्लिट्स करके उनके पास से निकल जाती है, उसके कॉइन्स चुरा लेती है और विच की तरह ग्रिन करती हुई बताती है कि वो लोग बहुत स्लो है। वो उनकी ट्यूशन फी अनाउंस करती है, कहती है कि अप फ्रंट 5000 गोल्ड लगेगा। हैंडबिट को रिएक्ट ना करते देखकर वो पूछती है क्यों, तब वो रिप्लाई करता है कि सिंस उसने ऑलरेडी ट्यूशन फी ले ली है तो बेटर है कि वो उससे स्किल सिखाए। अंदर ही अंदर वो नोट करता है कि उसने उससे दूसरे डायमेंशन के 55 साइकिल्स में करंट गेम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गोल्ड चुरा लिया था। हैंडबिट की लेड बैक एटीट्यूड को देखकर लिया कहती है कि उसे वो पसंद नहीं है और उसी मोमेंट वो बताती है कि उनकी क्लास स्टार्ट हो रही है और उसका असाइनमेंट ये है कि वो उसे पकड़ने की कोशिश करे। उसी इंस्टेंट वो इतनी फास्ट मूव करती है कि हर जगह उसके आफ्टर इमेजेस दिखते हैं। हैंडबिट को अचानक एक क्वेस्ट मिलता है जो बताता है कि उसे टाइम लिमिट के अंदर उसे पकड़ना है और अगर कर लिया तो उसे उसका स्विफ्टनेस स्किल बुक, स्टैट पॉइंट्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। चैट से हैंडबिट समझ जाता है कि जब वो ऐसे भागती है तो उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है और वो सिर्फ तब किसी को क्वेस्ट कंप्लीट करने देती है जब वो 2 बार 500 गोल्ड लेती है और उन्हें 5 बार 3-3 घंटे वेट करवाती है, टोटल 15 आवर्स। इस दौरान कोई और क्वेस्ट नहीं कर सकता और अगर वो लॉग आउट करें तो टाइमर पॉज हो जाता है। हैंडबिट फिर डिक्लेयर करता है कि उन्हें उसे पकड़ना ही पड़ेगा, लेकिन यानबू कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आज तक किसी ने
ने लिया को डायरेक्टली नहीं पकड़ा। हैंडबिट इस बारे में सोचता है और नोट करता है कि अगर वो खुद नहीं पकड़ सकता तो उसे किसी ऐसे को बुलाना होगा जो कर सके। वो सीधा अजिल के स्टोर जाते हैं और हैंडबिट उससे लिया को पकड़ने में हेल्प करने को कहता है। रिक्वेस्ट से सरप्राइज होने के बाद भी और उसके वापस आने से खुश होते हुए अजिल उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो और लिया फैमिली है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि ये स्ट्रीट हाइडआउट्स में फेमस है। कोई ऑप्शन ना होने पर वो अग्री करती है और गुस्से में बाहर निकल जाती है। ये देखकर यानवू चैट में सरप्राइज हो जाता है कि वो और लिया सिस्टर्स हैं। हैंडबिट फिर एक और झूठ बोलता है कि उसने ग्राफिटी में देखा था कि लिया कहाँ थी। कुछ चैट मेंबर्स वीडियो रिप्ले करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस पॉइंट पर कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि उसके पास ईगल विजन है और इसी वजह से वो बो में अच्छा है। फिर वो चैट से इंटरेक्ट करता है और कहता है कि हमेशा अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान दो और अगर अजिल को प्रिजन भेज दिया तो उन्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो लिया को पकड़ने में हेल्प करे। यानवू फिर उसे साथ आने के लिए बुलाता है और सब स्ट्रीट हाइडआउट्स की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच लिया एक कैट के साथ खेल रही होती है और कंक्लूड करती है कि हैंडबिट ने उससे गिव अप कर दिया होगा, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए अजिल उसके पीछे आ जाती है और काफी गुस्से में लगते हैं। कुछ ही पल में वो लोग उसे घेर लेते हैं और लिया चिल्लाती है, कहती है कि अजिल को इन्वॉल्व करना चीटिंग है। हैंडबिट फिर उसे याद दिलाता है कि उसने खुद कहा था कि कोई भी मेथड यूज करे, इसीलिए उसने अजिल को चूज किया क्योंकि उसका उसके साथ हिस्ट्री है। गुस्से में अजिल उसे बुलाती है, फिर उसे बुरी तरह डांटती है और वार्न करती है कि रुक जाए वरना एक दिन वो जूलियो जैसे स्कम्बैग से पंगा ले लेगी। लिया तुरंत अपोलोजाइज करती है लेकिन अजिल के लिए ये काफी नहीं होता। वो कहती है कि काम खत्म होने के बाद शॉप पर आए और वार्न करती है कि अगर वो डिस्ट्रैक्ट हुई तो उसे प्रॉब्लम होगी। लिया एग्री करती है और फिर हैंडबिट को उसका स्विफ्ट बुक दे देती है। कहती है कि उसने उसके जैसा कोई नहीं देखा और क्योंकि प्रॉमिस होता है वो इसे रख सकता है। तुरंत सिस्टम क्वेस्ट कंप्लीट नोटिफिकेशन देता है, बताता है कि हैंडबिट ने टास्क कम टाइम में कंप्लीट किया, इसीलिए रिवॉर्ड मैक्सिमम तक अपग्रेड हो गया है। इस वजह से उसे ट्रिपल स्टैट पॉइंट्स और 500 टाइम्स एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। चैट ये देखकर कि हैंडबिट को एक और यूनिक स्किल मिल गया अपनी जेलसी छुपा नहीं पाती। दूसरी तरफ लिया जल्दी से वहां से निकल जाती है और होप करती है कि उसका दोबारा हैंडबिट से सामना ना हो। कुछ ही देर बाद यनवू जो सांस फूला हुआ होता है आखिर हैंडबिट तक पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि वो लेट हो गया है। हैंडबिट फिर बुक दिखाता है, कहता है कि ये एक यूनिक क्लास और यनवू के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। इस पॉइंट पर उसके व्यूअर्स भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे होते और वो सोचते हैं कि हैंडबिट उनसे पहले डेवलपमेंट्स कैसे जान लेता है और स्ट्रीम का ओनर कौन है। बुक पकड़े हुए हैंडबिट यनवू को बताता है कि अब टाइम आ गया है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल अक्वायर करे। हैंडबिट बुक अब्सॉर्ब कर लेता है और ये उसका तीसरा होने के बाद भी उसे अजीब लगता है। क्यूरियस होके यनवू व्यूअर्स की तरफ से पूछता है कि उसने स्विफ्टनेस स्किल क्यों ली और हैंडबिट एग्जांपल देता है कि अगर वो दोनों रेस करे तो स्विफ्टनेस स्किल की वजह से उसे थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। फिर भी यनवू कहता है कि यूनिक ग्रेड इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बनाता, लेकिन हैंडबिट जो 50 बार से ज्यादा मर चुका है जानता है कि उसने ये स्किल क्यों ली। यनवू फिर खुशी से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अनाउंस करता है कि वो हैंडबिट का सीनियर है इस फील्ड में। आखिर वो स्वॉर्ड्समैनशिप में नंबर 2 रैंक है और उसका ग्रेड एडवांस। उसकी स्किल सुनते ही चैट उसे लगातार रोस्ट करने लगती है और हैंडबिट उसे वर्ड बाय वर्ड बता देता है। हैंडबिट फिर नोट करता है कि यनवू समेत ज्यादातर प्लेयर्स एक ही रूट फॉलो कर रहे हैं जो गाइड बुक की वजह से हो रहा है और क्योंकि उलियो नाम के स्कैमर की वजह से किसी ने ऑजिल के साथ इंटरैक्ट नहीं किया, इससे चेन रिएक्शन होता है और इतनी हाई फ्रीडम की वजह से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पाथ सही है। हैंडबिट कहता है कि क्योंकि उसने सबसे पहले एजल और लिया के क्वेस्ट क्लियर किए, उसने जो एक्सपीरियंस किया वो एक्चुअली सही पाथ के हिंट्स। वहां वो अपनी बात पर टिकता है और डिसाइड करता है कि वो आरपी अपने तरीके से क्लियर करेगा और चाहे गॉडेस क्या सोच रही हो वो अब पपेट बनकर नहीं खेलेगा। जब हैंडबिट और यनवू टाउन के बाहर निकलते हैं, हैंडबिट पूछता है कि सबसे ज्यादा डिमांडेड स्वॉर्ड्समैनशिप एनपीसी इतना दूर क्यों है। यनवू कहता है कि वो एक रिक्लूसिव स्वॉर्ड्समैन है। वो लोग एक फॉग से घिरी जगह पर पहुंचते हैं और जैसे ही यनवू बैल्डर नाम के स्वॉर्ड्समैन को बुलाता है वो हाथ हिलाकर कहता है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने आए हैं। बैल्डर उनकी तरफ देखता है और यनवू नोट करता है कि वो अब भी उतना ही इंटिमिडेटिंग है। स्वॉर्ड्समैन फिर एक वुडन स्वॉर्ड उठाता है और हैंडबिट को कहता है कि वो उसके पीछे खड़े होकर स्वॉर्ड स्विंग करता रहे जब तक वो रोकने को ना कहे। लंबी बात ना करने के मूड में स्वॉर्ड्समैन हैंडबिट को शुरू करने को कहता है। कुछ देर बाद हैंडबिट अपना गियर उतार देता है और वुडन स्वॉर्ड पकड़ लेता है। यनवू उसे देखते हुए बताता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप क्वेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्विंगिंग और स्पारिंग। क्यूरियस होकर यनवू चैट से पूछता है कि उन्हें ये क्वेस्ट क्लियर करने में कितना टाइम लगा और रिस्पॉन्सेज के हिसाब से ये 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक लगता है। वो ये भी बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैल्डर से पंगा ना ले, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो गया काम। फिर वो एक वायरल क्लिप के बारे में बात करते हैं जहां एक प्लेयर ने बोल्डर का मजाक उड़ाया था और बोल्डर ने उसे 2 टुकड़े में काट दिया। यनवू को ये अजीब लगता है कि एक स्किल सिखाने वाला एनपीसी प्लेयर्स को मार सकता है। तब व्यूअर्स प्रॉमिस करते हैं कि अगर हैंडबिट 25 मिनट से कम में ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट करे। यनवू तुरंत हैंडबिट को बताता है कि टोटल अमाउंट 800,000 वॉन से भी ज्यादा हो गया है, इसलिए वो उसे एनकरेज करता है कि 25 मिनट से कम में फिनिश। हैंडबिट समझ जाता है कि ये आर्चरी ट्रेनिंग के स्टेक से 2 गुना ज्यादा है। हैंडबिट कॉन्सेंट्रेट करता है और नोट करता है कि वुडन स्वॉर्ड स्विंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि कितनी बार स्विंग किया और शुरू से ही बैल्डर ने एक नॉविस स्वॉर्ड्समैन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। गेम में ज्यादातर प्लेयर्स जो बैल्डर से मिले थे वो स्वॉर्ड को एक बेसिक अप्रोच समझते थे जो शायद उसके लिए इंसल्टिंग लगता
हो, इसलिए बैल्डर सिर्फ एक चीज चाहता है, स्वॉर्ड के प्रति सीरियस एटीट्यूड। हैंडबिट स्वॉर्ड पकड़कर सीरियस हो जाता है और बोल्डर की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही वो पहला स्विंग करने वाला होता है, बैल्डर उसे रोक देता है और व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। खुश होके कि उसका टेक्निक काम कर गया, हैंडबिट सिस्टम स्क्रीन की तरफ देखता है और एक नया क्वेस्ट रिसीव करता है। वहान यूज बाल्डर के अगेंस्ट स्पार करने का टास्क मिलता है और डिफिकल्टी उसके लेवल और स्टैट्स के हिसाब से एडजस्ट होती है। यान वू ये देखकर चैट को बताता है कि हैंडबिट ने फर्स्ट स्टेज पास कर ली है। जैसे ही लोग फ्लेयर अप होते हैं और बेट को वॉइड बोलते हैं, एक व्यूअर 10,000 वॉन डोनेट करता है और कहता है कि वो या तो डबल करेगा या हार जाएगा, और हैंडबिट को सिर्फ ये करना है कि वो बाल्डर के वुडन सोर्ड के 2 स्ट्राइक्स ब्लॉक करे। फिर एक प्लेयर 100 ग्रैंड डोनेट करता है और डिमांड करता है कि हैंडबिट 4 स्ट्राइक्स ब्लॉक करे और लेवल क्लियर करे, वरना उन्हें क्लिफ से बंजी जंप करना पड़ेगा। इससे हैंडबिट थोड़ा वरीड हो जाता है क्योंकि उसकी प्रोफिशिएंसी डिफिकल्टी को इफेक्ट कर सकती है। यान वू भी टेंशन में आ जाता है जब उसे भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन हैंडबिट उसकी शोल्डर पकड़कर विकेट स्माइल देता है, जिससे वो डर जाता है। अच्छा होता है कि हैंडबिट प्रॉमिस करता है कि वो लोग बंजी जंपिंग नहीं करेंगे। अचानक एक व्यूअर 1 मिलियन वॉन और ऐड करता है और कहता है यान वू और हैंडबिट की फ्रेंडशिप अमेजिंग है। हैंडबिट शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि टोटल अमाउंट लगभग 2 मिलियन हो गया है। फिर वो अपना रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग करता है और बाल्डर से लड़ने के लिए रेडी होता है। वो अपनी स्टांस लेता है, लेकिन बाल्डर चुपचाप उसे गेज करता है और फिर एक रिवर्स स्लैश के साथ उस पर जंप करता है। हैंडबिट उसे पैरी करता है, लेकिन वो पीछे उड़ जाता है। यान वू और पूरी चैट शॉक हो जाती है देखकर कि बाल्डर कितना अग्रेसिव है, और ये देखकर भी हैरान होती है कि हैंडबिट ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। बाल्डर फिर सांस छोड़ता है और एक क्विक ड्रॉ अटैक करता है, लेकिन हैंडबिट उसे भी ब्लॉक कर लेता है और शॉक से कांप जाता है। वो नोट करता है कि उसकी मूवमेंट स्लगिश लग रही है क्योंकि वो गेम के अंदर है, शायद गियर सिंक रेट की वजह से, लेकिन स्विफ्टनेस स्किल की वजह से वो टाइम पर रिएक्ट कर पा रहा है और अटैक ऑफसेट कर रहा है। बाल्डर फिर रुकता है और कहता है कि हैंडबिट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और वो सोचता है कि क्या हैंडबिट रिलैक्स्ड है या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। सबको सरप्राइज करते हुए हैंडबिट थोड़ा कॉकी टोन में बोलता है, जिससे चैट और बाल्डर दोनों इरिटेट हो जाते हैं। बाल्डर जो उसे सही जज कर रहा था कहता है कि उसने गलत जज किया। फिर वो डिसाइड करता है कि अब जल्दी खत्म करेगा। वो थ्रस्ट अटैक के साथ हैंडबिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन हैंडबिट कहता है कि एंड तक देखने पर ही पता चलेगा। अचानक बाल्डर एक हैवी स्वॉर्ड स्लैश फॉलो अप करता है जो सबको शॉक कर देता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक क्वेस्ट के लिए बाल्डर इतना सीरियस क्यों हो रहा है। अच्छा होता है कि हैंडबिट अपनी स्विफ्टनेस की वजह से उसे हेयर्स ब्रेथ से डॉज कर लेता है। चैट हैंडबिट के रिएक्शन से काफी इंप्रेस्ड होती है और वो नोट करता है कि बाल्डर इम्पेशेंट हो रहा है क्योंकि वो अब तक गिरा नहीं है। बाल्डर फिर थ्रस्ट अटैक करता है और हैंडबिट से टकरा जाता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि हैंडबिट ने अपनी स्टिक से उसे रोक लिया। हैंडबिट उसे कहता है कि उसकी मूवमेंट वाइड हो गई है, तो बाल्डर पीछे हटता है और फिर स्टिक चार्ज करता है। ये देखकर हैंडबिट को एक डेंजरस अटैक का एहसास होता है और उसी मूवमेंट दोनों एक दूसरे की तरफ डैश करते हैं, लेकिन जब उनकी वुडन सोर्ड्स टकराती हैं, हैंडबिट की सोर्ड टूट जाती है और वो पीछे उड़ जाता है। गिरते हुए वो व्यूअर्स को बताता है कि उसने सक्सेसफुली बाल्डर के हिट्स 4 बार लगातार ब्लॉक कर लिए हैं। वो इसे सक्सेसफुल मिशन बोलता है और हंसता है, कहता है कि ये काफी एग्जॉस्टिंग था, लेकिन जिन लोगों ने अपना पैसा स्टेक किया था वो होप करते हैं कि मैच खत्म ना हुआ हो। तभी उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि वुडन सोर्ड के डिस्ट्रॉयल होने की वजह से ड्यूअल एंड हो गया है। जो लोग हैंडबिट के हारने पर बेट लगा रहे थे वो कंप्लेन करते हैं, जबकि दूसरे लोग मैच को क्रेजी बोलते हैं। जब हैंडबिट उठता है वो यान वू से मिशन मनी के बारे में पूछता है और यान वू कहता है कि वो सब कुछ हैंडबिट को देना चाहता है। सरप्राइज्ड होकर हैंडबिट उसे याद दिलाता है कि उन्होंने 50-50 डिसाइड किया था, लेकिन यान वू कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मिशन सिर्फ हैंडबिट की फिजिकल एबिलिटीज से कंप्लीट हुए हैं। हैंडबिट यान वू की काइंडनेस देखकर खुश होता है और अपने स्टार्स को थैंक करता है। अब वो बंजी जंपिंग नहीं करेगा, तभी उसे चैट से पता चलता है कि वो कोई रियल चैलेंज नहीं। वही मनी डोनर फिर से 100,000 ड्रॉप करता है और हैंडबिट से कहता है कि अब से वो स्वॉर्ड यूज करता रहे ताकि वो लोग देखकर सीख सकें, और वो लोग इस बात पर अग्री कर लेते हैं। उसके बाद हैंडबिट बाल्डर की तरफ देखता है जो पास के ट्री पर रेस्ट कर रहा होता है और नोट करता है कि चाहे वो काम दिखता हो, लेकिन वो अपना गुस्सा दबा रहा है। हैंडबिट कंक्लूड करता है कि बाल्डर खुद को ब्लेम कर रहा है कि एक नॉविस ने उसकी मूवमेंट रीड कर ली। फिर भी हैंडबिट उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या ड्यूअल खत्म हो गया, और बाल्डर हाँ बोलता है और कहता है कि वो वहीं रुके जब तक वो कुछ लाता है। उनकी छोटी सी बातचीत से हैंडबिट फील करता है कि बाल्डर अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए दांत भींच रहा है और जो अगला बंदा उसके सामने आएगा उसकी खैर नहीं। बाल्डर फिर उसे स्वॉर्ड बुक देता है और हैंडबिट उसे लेते ही कहता है कि ये उसकी चौथी बुक। सिस्टम पॉपअप होता है और बताता है कि बाल्डर के इवैल्यूएशन के हिसाब से रिवॉर्ड मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट हो गया है। उसे 3000 गोल्ड और रैंक 1 का ट्रेनिंग मैनुअल मिलता है। उसे एक और यूनिक बुक मिलती है और सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि वो लगातार यूनिक बुक्स ले रहा है। कोई 10,001 भी डोनेट करता है। जब सब लोग उससे ट्यूटरिंग मांगते हैं, हैंडबिट धीरे से यनवू को कहता है कि वो हैंडल करे और खुद वहां से निकल जाता है। यनवू स्ट्रीम संभाल लेता है और उन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने का ऑफर देता है, लेकिन वो उसे भागने को बोल देते हैं। हैंडबिट फिर बाल्डर के पास जाता है और उससे कुछ और मांगता है। तब बाल्डर बताता है कि उसका मास्टर एड्यून शिफ्ट हो गया है
फिर वो उसे एक कपड़े का टुकड़ा देता है और कहता है कि अगर वो ये उसके मास्टर को देगा तो वो कम से कम उसकी बात सुनेगा। वो नैपकिन जिसमें स्वॉर्ड एम्ब्रॉयडर्ड है हैंडबिट के पास गिरता है और बैल्डर कहता है कि उसका मास्टर वहां मिलेगा जहां हवा जमा होती है। जब हैंडबिट वापस यनवू के पास आता है वो कहता है कि अब वापस चलने का टाइम है, लेकिन देखता है कि यनवू रिएक्शन डांस कर रहा है। कोई 10,000 वन डोनेट करता है और कहता है कि उनके जाने के बाद बहुत लोग बैल्डर के पास आएंगे जिससे वो ओवरवर्क्ड हो जाएगा। टाउन पहुंचने के बाद यनवू पूछता है कि क्या वो बैल्डर के मास्टर के पास जाएंगे, लेकिन हैंडबिट कहता है कि आज के लिए बस करें। वो बताता है कि उसे काम पर जाना है और अगर वो थोड़ी भी नींद नहीं लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो स्ट्रेच करता है और फेयरवेल बोलता है कि कल मिले। यनवू अग्री करता है और कहता है कि आज वो लोग काफी देर तक भागे हैं इसलिए गुड नाइट बोलता है। लॉग आउट करने से पहले यनवू पूछता है कि क्या वो कल काम के बाद तुरंत लॉग इन करेगा, लेकिन हैंडबिट मना कर देता है और लॉग आउट कर लेता है। अपने रूम में वापस आकर हैंडबिट पसीने से भीगा हुआ उठता है और डिसाइड करता है कि वो फ्रेश होकर सो जाएगा। वो सोचता है कि इतनी गर्मी क्यों हो रही थी। तभी उसे यनवू का नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि वो पेमेंट अभी सेटल करेगा। वो ट्रांसफर कर देता है और हैंडबिट जो चाहता था कि सब एक बार में बाद में हो, लगभग शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन में लगभग 3 मिलियन कमा लिए और एक्चुअल प्ले टाइम सिर्फ 10 घंटे था। फिर वो सोचता है कि क्या उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर याद करता है कि उसने डिसाइड किया था कि वो रियलिटी एक्सेप्ट करेगा और गेम को फुल टाइम नहीं बनाएगा। उसे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी डिसाइड करता है कि स्ट्रीम सिर्फ हॉबी रहेगी। पहले वो यनवू के बारे में कंसर्न होता है जो उसका ख्याल रख रहा है, लेकिन फिर सोच बदल लेता है क्योंकि डोनेशंस हमेशा ऐसे एक्सप्लोड नहीं होते और उसकी मॉम भी ज्यादा खुश होगी अगर उसके पास प्रॉपर जॉब हो। सोने से पहले वो सोचता है कि कभी कभी अपनी फीलियल पार्टी दिखाना अच्छा रहेगा। अगली सुबह उसकी मॉम उसे बेड से खींच कर उठाती है और वो सोचता है कि इतनी जल्दी क्यों उठाया, लेकिन वो उसे करेक्ट करती है कि ये जल्दी नहीं है। गुस्से में वो अपना फोन दिखाती है और पूछती है कि इतना बड़ा अमाउंट जो उसने भेजा है वो क्या है। उसे एक्सप्लेन करने का मौका दिए बिना वो सोचने लगती है कि उसने रात भर क्या किया होगा और होप करती है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। सबसे बुरी बात यह होती है कि वो उससे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का मौका देने से पहले उसके सर पर मार देती है। पहले तो उसकी माँ ये कंक्लूड करती है कि इतना पैसा जल्दी कमाने का सबसे आसान तरीका गैम्बलिंग है, लेकिन हैंडबिट इसका विरोध करता है और उससे यान वू और उस गेम के बारे में याद दिलाता है जो उसने लिया था। कहता है कि उन्होंने गेम स्ट्रीमिंग से इतना पैसा कमाया है। इसके साथ वो सिचुएशन क्लियर करता है और याद दिलाता है कि वो जानती है कि वो कभी कोई इलीगल काम नहीं करेगा। उसकी बात सुनने के बाद वो सांस लेती है और कहती है कि जब वो काम से वापस आएगी तब बात करेंगे। फिर वो उसे जल्दी रेडी होने को कहती है क्योंकि उसे भी काम पर जाना है, लेकिन हैंडबिट को लगता है कि वो उस पर बिलीव नहीं करती, तो वो उसे वापस बुलाता है और कहता है कि वो सच बोल रहा है। तब उसकी माँ कहती है कि वो उस पर बिलीव करती है, लेकिन उसे डर है कि ये उसके लिए और मुश्किल न बना दे, बिल्कुल काम की तरह। जाते वक्त हैंडबिट अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि अब वो उससे अकेला डेट का बोझ नहीं उठने देगा और मेहनत करेगा ताकि वो आराम से जी सके। काम पर हैंडबिट नोट करता है कि उसने एक हेल जैसी डायमेंशन एक्सपीरियंस की थी, फिर भी उसे लगा था कि रियल लाइफ का प्रेशर उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका टीम लीडर उसे रोडियो की तरह ट्रीट करता है। वो आदमी उसे डांटता है और बिल्कुल बेकार तरह से ट्रीट करता है। हैंडबिट याद करता है कि जैसे ही वो ऑफिस आया, मिन्हो ने उससे कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का एक पाइल दिया था जो ऑलमोस्ट सॉर्टेड था, जिसे समझना आसान हो गया था। वो बस उस पर काम शुरू ही कर रहा था कि टीम लीडर ने उसे अचानक बुला लिया। वो मीन बॉस हैंडबिट को ट्रायल वर्जन बोलता है और उससे ऐसी बातों पर नैक करता है जो उसके काम से रिलेटेड भी नहीं होती। फिर वो अपना कार्ड उसकी तरफ फेंकता है और उसे कॉफी लेने को कहता है। सिचुएशन क्लियर करने के लिए हैंडबिट पूछता है कि कौन सी कॉफी लाए, लेकिन वो आदमी दांत भींचकर गुस्से से देखता है और कहता है कि वहां सिर्फ अमेरिकानो ही पीते हैं। वो पूछता है क्या मिन्हो ने उसे कुछ नहीं सिखाया। हैंडबिट तुरंत मिन्हो को कवर करता है क्योंकि उसे पता होता है कि टीम लीडर बस मौका ढूंढ रहा है उसे डांटने का। जब हैंडबिट कॉफी लेने जाता है, वो नोट करता है कि उसके स्टेप्स कितने हैवी लग रहे हैं। जब वो कॉफी लेकर वापस आता है, वो देखता है कि टीम लीडर मिन्हो पर चिल्ला रहा है और मिन्हो उस सब को लाइफलेस आंखों से झेल रहा है जैसे ये रोज का सीन हो। जब मिन्हो धीरे से बोलता है कि उसके करंट वर्कलोड की वजह से वो नया टास्क हैंडल कर पाएगा या नहीं, टीम लीडर कहता है कि वो बोल्ड हो गया जो अपने काम चूज कर रहा है। तुरंत वो बॉस डॉक्यूमेंट्स उस पर फेंकता है और कहता है कि जब वो कुछ करने को कहे तो बस करे। ये देखकर हैंडबिट कॉफी बॉस के टेबल पर रख देता है और मिन्हो के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्स उठाता है। ये देखकर गुस्से से टीम लीडर उन्हें घूरता है और कहता है कि सब बेकार है। डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद दोनों अपनी सीट्स पर वापस जाते हैं और हैंडबिट नोटिस करता है कि मिन्हो का एक्सप्रेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है और वो ब्लैंक आंखों से स्क्रीन को देख रहा है। मिन्हो फिर हैंडबिट से अपोलोजाइज करता है कि उसने उसे इतना पैथेटिक सीन देखने दिया, लेकिन हैंडबिट बात को हल्का करता है और कहता है कि टीम लीडर का मूड खराब है। फिर भी मिन्हो कहता है कि सिर्फ यही रीजन नहीं है, बल्कि जो नया प्रोजेक्ट मिला है वो डेवलपमेंट हैवी है और उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। वो हैंडबिट को पहले ही बता देता है कि शायद वो उसकी प्रॉपर्ली हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सॉरी फील कर रहा है। हैंडबिट जो डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा पार्ट देख चुका था, कंफर्म करता है कि प्रोजेक्ट आरपी से रिलेटेड है और मिन्हो को इतना थका हुआ देखकर वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। उस दिन काम के बाद हैंडबिट यान वू से मिलता है और उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स देखकर पूछता है कि वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है और गेस करता है कि उसने नींद नहीं ली। यान वू मना करता है और कहता
कहता है कि उसने 3 घंटे की नींद ली है, फिर कहता है कि अंदर कैफे में चलते हैं, फिर बात करेंगे। कॉफी शॉप में हैनबिट ग्रोन करता है और साई लेता है, वर्किंग एडल्ट की स्ट्रेसफुल लाइफ को कंप्लेन करते हुए। वो यानवू से कहता है कि वो अपनी पूरी स्ट्रीम का रन टाइम सिर्फ अपने टीम लीडर को गाली देने में निकाल सकता है। रिलैक्स करते हुए वो यानवू से पूछता है कि वो क्या बात करना चाहता है। यानवू अपना फोन दिखाता है जिसमें बहुत सारी कंपनीज उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं, जिनमें से एक यानवा गेमिंग होती है, एक बड़ी कंपनी जो उन्हें स्टार्टिंग बिड के रूप में 100 मिलियन वॉन देने को रेडी है। वो कहता है कि सब लोग हैंडबिट को खरीदने के लिए डेस्परेट हैं और अगर कंपनी चूज करनी हो तो यानवा गेमिंग बेस्ट है। अचानक यानवू हैंडबिट के फेस की तरफ देखता है और देखता है कि वो उससे घूर रहा है, तो वो कहता है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लेकिन हैंडबिट उसे कहता है कि अपने मन की बात छुपाना बंद करे और सीधा बताए, क्योंकि जब भी यानवू झूठ बोलता है तो क्लियरली पता चल जाता है। यानवू अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करता है तो हैंडबिट उससे पूछता है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो किसी बड़े कॉर्पोरेट टीम में ज्वाइन करे। हैंडबिट को इतना गुस्सा देखकर यानवू जेन्युइनली वरीड हो जाता है और बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडबिट उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी फीलिंग्स मत छुपा। दर्द से यानवू चिल्लाता है और कहता है कि उसे पता है हैंडबिट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि हैंडबिट एक अच्छी जॉब सिक्योर करे और 100 मिलियन वॉन का स्टार्टिंग ऑफर एक बहुत अच्छी कंडीशन है। हैंडबिट उसकी इंटेंशंस के लिए उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि गेम खेलने के लिए सबसे पहले उसने ही इन्वाइट किया था, इसीलिए पहले उसकी बात सुनना बनता है। ये सुनकर यानवू कहता है कि उसे ये आइडिया ठीक नहीं लगता। वो बताता है कि फ्रीडम एक्सप्लोर करना पहले अच्छा लगता है, लेकिन जब उसने खुद ट्राई किया तो वो मुश्किल था और प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। वो ये भी कहता है कि उसे खुद खेलने से ज्यादा देखना पसंद है और इसीलिए हैंडबिट जैसे लोग उसके लिए ब्राइटेस्ट स्टार है। जब वो दोनों साथ खेलते हैं तो नए और एक्साइटिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं और वो उन सब मोमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। इसी वजह से वो एक MCN लॉन्च करना चाहता है जो पूरी तरह हैंडबिट पर सेंटर्ड हो। वो प्लान करता है कि एक ऐसा गिल्ड बनाए जो रियल लाइफ और गेम दोनों में हो। हैंडबिट को याद आता है कि ये वही बात है जो यानवू ने आर्मी में कही थी और यानवू सरप्राइज हो जाता है कि उसे अभी भी याद है। क्यूरियस होकर हैंडबिट पूछता है कि वो पैसा कैसे कमाएगा। यानवू बताता है कि वो रिकॉर्ड पर ऐड हुई एक फीचर का यूज करेगा जिससे वीडियोस अपलोड किए जा सकते हैं और उसका एड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा है और वैसे भी हैंडबिट अब रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा डिस्कस्ड यूजर है, इसलिए उसके वीडियोस टॉप पर फीचर हो रहे हैं। सिर्फ उसके वीडियोस देखने से ही लोग गेम खेलने के लिए अट्रैक्ट होंगे और फिर धीरे धीरे और लोग उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहेंगे। इसलिए यानवू उससे पूछता है कि चैनल को सीरियसली ग्रो करने के बारे में उसका क्या ओपिनियन है। हैंडबिट उसके सडन चेंज को नोटिस करता है। तब यानवू कहता है कि वो एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता बल्कि दोनों पार्टनर्स के रूप में काम करे। हैंडबिट उसे कहता है कि ये CEO वाली बात छोड़ो और जो कहना है सीधा बोलो, वो हेल्प करेगा। हैंडबिट नोट करता है कि वो गेम यानवू की वजह से खेल रहा है और ये उसका लास्ट चांस भी है अर्थ तक पहुंचने का। वो सोचता है कि अगर वो गेम क्लियर कर लेता है तो क्या होगा और उसे ये भी समझना है कि उसे बार बार क्यों मरना पड़ा। जब वो खाना खा रहे होते हैं यानवू हैंडबिट को दिखाता है कि उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और वो इसे सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल बोलता है। अचानक उसे एक अलग मैसेज दिखता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर तुरंत कॉल करता है। जब सामने वाला फोन नहीं उठाता तो यानवू ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर देता है। हैंडबिट पूछता है कि क्या हुआ। तब यानवू उसे याद दिलाता है उस पायनियर ग्रुप के बारे में जो उन्होंने गेम में देखा था और बताता है कि वो जर्मनी की रास्टन नाम की कॉर्पोरेशन से है। अभी उसे पता चला है कि ऑसिल क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ड्रॉप होते हैं, इसीलिए रास्टन ने अनाउंस किया है कि वो उस क्वेस्ट को मोनोपोलाइज करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉम्ब स्लाइम फील्ड्स में स्लाइम्स दिख भी नहीं रहे थे। अब रूमर्स फैल रहे हैं कि हैंडबिट ने ये सब रास्टन के साथ मिलकर प्लान किया था। ये सुनकर हैंडबिट शॉक हो जाता और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। गेम के अंदर कुछ टीम प्लेयर्स रास्टन और हैंडबिट को गाली देते हैं, उन्हें स्कैमर्स बोलते हैं और कहते हैं कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये सब इस सिचुएशन की वजह से है जहां हाईएस्ट क्वालिटी आइटम मिलने के बाद बाकी आइटम्स के ग्रेड ड्रॉप हो जाते हैं। जब एक बंदा मंकी की तरह कंप्लेन करता रहता है तो एक लॉजिकल प्लेयर सिचुएशन एनालाइज करता है और कहता है कि अगर गेम सबको यूनिक ग्रेड दे दे तो वो ठीक नहीं होगा। वो अपनी टीममेट से कंप्लेन करती हैं कि रास्टन की ट्रिक्स की वजह से स्लाइम्स इनविजिबल हो गए हैं। वो चाहती हैं कि हैंडबिट स्ट्रीम में आकर एक्सप्लेन करे क्योंकि उसने अनाउंसमेंट जरूर देखा होगा। वापस कॉफी शॉप में हैंडबिट यानवू से पूछता है कि रास्टन कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी है। यानवू एक्सप्लेन करता है कि किसी कॉर्पोरेशन की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पास कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। वो बताता है कि रास्टन का रेंजर जो बो यूज करता है उसकी कॉम्बैट पावर 9000 है और चाहे वो रैंकर्स में वीक साइड पर हो फिर भी उसे रैंकर माना जाता है। हैंडबिट इस बारे में सोचता है और कहता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन वो यानवू से कहता है कि आज स्ट्रीम थोड़ा लेट स्टार्ट करे क्योंकि उसे कुछ चेक करना है। रात में हैंडबिट गाइड बुक देखते हुए नोट करता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है। टाइम वेस्ट किए बिना वो गेम में लॉग इन करता है और सीधा केव लोकेशन पर जाता है। कहता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसे याद था। वहां वो कंफर्ट करता है कि बॉम्ब स्लाइम्स एक जगह पर जमा है। जब वो केयरफुली उनके पास से गुजरता है वो नोट करता है कि एक ही रीजन हो सकता है कि वो सब एक जगह पर गैदर हुए हैं। आगे बढ़ते हुए वो बॉम्ब स्लाइम किंग को देख लेता है। बॉम्ब स्लाइम किंग का ट्रेट होता है कि वो नॉर्मल यूनिट्स को अपनी तरफ खींचकर एब्जॉर्ब करता है और बड़ा होता जाता है, लेकिन नॉर्मली वो इतने ज्यादा यूनिट्स अट्रैक्ट नहीं करता जितने अब कर रहा है। इसलिए हैंडबिट कंक्लूड करता है कि कोई और रीजन
भी है। वो आगे देखता है और एक मॉन्स्टर अट्रैक्टेंट आर्टिफैक्ट देख लेता है जिसमें रास्टन लिखा होता है। ये डिवाइस एक सिंगल यूज आइटम होता है जो नॉर्थ के डंजन से मिलता है। इसका मतलब ये है कि रास्टन ने अट्रैक्टेंट उस केव में इंस्टॉल किया जहां बॉम्ब स्लाइम किंग रहता है, और ये सब गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि क्रीचर के ट्रेट्स और आइटम के इफेक्ट्स ओवरलैप हो गए। ये समझने के बाद हार्नबिट तुरंत बॉम्ब स्लाइम किंग पर फायरबॉल चला देता है और उसे एक्सप्लोड होने का चांस दिए बिना डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे तुरंत बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल 4 बार बढ़ जाता है। एक एलीट मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए हार्नबिट को रिकॉर्डर ऑफ द सेज टाइटल मिलता है, जो एक्टिवेट करने पर उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी काफी बढ़ा देता है। इतने सारे इंक्रीमेंट्स और लेवल्स देखकर हार्नबिट सोचता है कि कितने बॉम्ब स्लाइम्स किंग में फ्यूज हुए होंगे, क्योंकि हार्नबिट ने पूरी बॉम्ब स्लाइम सिचुएशन रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि रास्टन इसके पीछे है। उसने यानवू से कहा कि वो वीडियो एनोनिमसली पोस्ट करे। उसने वो पार्ट कट कर दिया जहां उसने फायरबॉल यूज किया था, और इससे प्लेयर्स और व्यूअर्स जर्मन कंपनी को क्रिटिसाइज करने लगे। ये सब पॉसिबल हुआ गाइड बुक की इन्फो की वजह से, जो उसे येंट्रोबर नाम के एनपीसी माइनर के बारे में मिली थी, जिसने ओरिजिनली वो केव खोदी थी। वो सैड हो गया था जब बॉम्ब स्लाइम किंग ने उसकी केव ले ली। ग्राउंड पर मिली इन्फॉर्मेशन से हार्नबिट इजीली किंग की लोकेशन ट्रैक कर पाया, लेकिन उसे ये अजीब लगा कि गाइड बुक में जेंट्रोबर का मेंशन था लेकिन केव के बारे में कोई इन्फो नहीं थी। हार्नबिट अनईजी फील करता है और नोट करता है कि गाइड बुक में सब कुछ होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कुछ जगहों पर एम्बिगुअस और रियलिटी से डिफरेंट भी है। इससे वो सोचने लगता है कि एडवेंचरर ए जिसने ये बुक लिखी शायद जानबूझकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छुपा रहा था। अब हार्नबिट सोचता है कि एडवेंचरर ए की असली आइडेंटिटी क्या है। बाद में वो यान वू से मिलता है जो बताता है कि प्रोफिशिएंसी ही मेन रीजन है कि लोग मैजिक अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्किल बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। यान वू तब शॉक हो जाता है जब हार्नबिट बताता है कि उसने 100% प्रोफिशिएंसी अचीव कर ली है। वो कंप्लेन करने लगता है क्योंकि ये एक दिन में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर वो हार्नबिट से चिपक जाता है और कहता है कि उसे दिखाए। हार्नबिट कहता है कि ये लोएस्ट रैंक की प्रोफिशिएंसी है, लेकिन यानवू कहता है कि वो चीज जो हार्नबिट अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो बहुत हार्ड है और कोई भी मैजिक सीखने में कम से कम 1 महीना लगता है। यानवू चिपका रहता है जब तक हार्नबिट मजबूर होकर उसे दिखा नहीं देता। जैसे ही वो दिखाता है यानवू घुटनों पर गिर जाता है और कोप करते हुए कहता है कि ये बग होगा। तब हार्नबिट उसे कहता है कि स्ट्रीम पर प्रोफिशिएंसी रिवील ना करे, क्योंकि वो विलन्स को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता है। थोड़ी देर बाद यानवू लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है और चैट को बताता है कि वो रास्टन से कनेक्टेड नहीं है और जल्दी प्रूव करेंगे। पहले वो कहता है कि हार्नबिट कुछ फाइंडिंग्स करेगा, उसके बाद बैल्डर के मास्टर को ढूंढने जाएंगे। ओवेल की शॉप पर हार्नबिट कंफर्म करता है कि लिया फिर से भाग गई। पॉजिटिव रिस्पांस मिलने पर वो ओजेल से कहता है कि लिया रिबेलियस फेज में है और जल्दी सब एक साथ रह पाएंगे। उसकी फैमिली के लिए अच्छा विश सुनकर असेल खुश होती है और हार्नबिट को थैंक करती है। फिर पूछती है कि वो क्यों आया है। वहां हार्नबिट बताता है कि वो और मैजिक सीखने आया है और पूछता है क्या ये पॉसिबल है। चैट उसे इग्नोर करती है, सोचती है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अजेल सबको शॉक करते हुए अग्री कर लेती है और सब सोचते हैं कि वो नया स्पेल कैसे सीखेगा जब उसके लिए प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। वो उसे सेकंड बुक देती है और एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे मैजिक सीखना है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसे हीरो रैंक का नया फ्लेम स्पेल फ्लेम बर्स्ट मिलेगा, साथ में 10,000 गोल्ड और 3,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। चैट हीरो रैंक देखकर उसे अंडर एस्टिमेट करती है, भूल जाती है कि एक टाइम पर ये रैंक इम्पॉसिबल था। हार्नबिट देखता है कि रास्टन ग्रुप बाहर खड़ा क्यूरियस वेट कर रहा है। वो बुक अब्सॉर्ब करता है और तुरंत रिवॉर्ड्स ले लेता है। हीरो रैंक स्पेल को यूनिक तक लेवल अप कर देता है। यानवू अनाउंस करता है कि हार्नबिट ने नया मैजिक स्किल लर्न कर लिया है और रैंक अप भी कर लिया है। अजेल उसे बताती है कि अगर कभी वो फंस जाए तो इफ्रिट सिटी के मैजिक रिसर्च लैब में सोल्यूशन मिल जाएगा। हार्नबिट उसे थैंक्स बोलता है और बाहर निकलता है। बाहर जाते ही वो देखता है कि रास्टन के लोग एंग्शियस खड़े हैं। वो उनके पास से निकलता है और रेंजर को टीज करता है कि क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फिर वो ऑजविल से मैजिक बुक्स लेते हैं और हार्नबिट नोट करता है कि रास्टन कॉर्पोरेशन काफी ग्रीडी है। यानवू क्यूरियस होकर पूछता है कि हार्नबिट क्या दिखाना चाहता था। हार्नबिट उससे पूछता है कि उसमें और रास्टन के लोगों में क्या डिफरेंस है। उसी वक्त रास्टन के लोग काउंट करते हैं और बुक्स खोलते हैं ताकि सेकंड फ्लेम स्किल मिल सके, लेकिन जैसे ही वो ओपन करते हैं उनकी बुक्स जलने लगती हैं। वो उसे बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। ये देखकर अजेल गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो उसकी प्रेशियस बुक्स जला रहे होते हैं और घर में स्मोक भर देते हैं, इसलिए वो उन्हें भगा देती है। तब यानवू समझ जाता है कि क्या हुआ, लेकिन व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं क्यों। तभी रास्टन का एक बंदा बताता है कि क्वेस्ट चेंज हो गया है। जब वो चेक करते हैं बुक का रैंक गिर जाता है। रेंजर कंफर्म करता है कि उसकी टीम में किसी ने स्पेल नहीं सीखा। फिर वो सीधा हार्नबिट के पास आता है और कहता है कि बात करनी है। हार्नबिट पूछता है क्या बात है, तो रेंजर डिमांड करता है कि हार्नबिट ही क्यों फ्लेम बर्स्ट स्किल ले पाया। वो उसका मजाक उड़ाता है और वही सवाल वापस पूछता है। कहता है कि वो खुद समझ ले क्योंकि वो वेटरन है। रेंजर गुस्से में आ जाता है और चैट को ये सब फनी लगता है क्योंकि अब तक वही लोग दूसरों को स्किल्स लेने से रोक रहे थे। फिर भी वो हार्नबिट को बताता है कि उसके 50 लोग इंक्लूडिंग वो खुद सब फेल हो गए स्किल लेने में, और सबसे बुरा ये है कि उनका ग्रेड भी रिड्यूस हो गया। इसलिए वो कहता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, हार्नबिट ने डेफिनेटली स्किल प्रॉपर्ली सीखी है। हार्नबिट सीधा पॉइंट पर आता है। वो रेंजर को बताता है कि उसकी टीम की वजह
वजह से बहुत सारे इनोसेंट प्लेयर्स को हीरो ग्रेड ट्राई करने का चांस भी नहीं मिला और उसने कभी ये नहीं कहा कि ये कोइंसिडेंस है। ये सुनकर रेंजर और गुस्सा हो जाता है। हैंडबिट आगे एक्सप्लेन करता है कि प्रोफिशिएंसी ही रैंकिंग अप का बेस और रेंजर से पूछता है कि क्या उन्होंने मैजिक बुक लेने से पहले अपनी प्रोफिशिएंसी मैक्स की थी। रेंजर कंफ्यूज हो जाता है। तब हैंडबिट रिवील करता है कि उन्हें फायरबॉल प्रोफिशिएंसी को मैक्स करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये सुनकर रेंजर कहता है कि अगर ऐसा है तो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो वो पूछता है कि हैंडबिट ने बिना मैक्स किए रिवॉर्ड कैसे ले लिया। तब हैंडबिट उन पर बॉम्ब गिरा देता है और कहता है कि उसने अपनी प्रोफिशिएंसी ऑलरेडी मैक्स कर ली है। ये सिर्फ चैट ही नहीं बल्कि रेंजर को भी शॉक कर देता है, जो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। अपनी बात प्रूव करने के लिए हैंडबिट डिसाइड करता है कि वो अपने स्टैट्स दिखाएगा और यान वू उसकी तारीफ करता है। नॉर्मली हैंडबिट ये नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अब जब रेंजर ने पूछा ही है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो रेंजर को रोस्ट करता है और अपने स्टैट्स दिखा देता है, जहां रिवील होता है कि वो सब स्किल्स में प्रोफिशिएंट है। चैट तुरंत क्रेजी हो जाती है और कुछ लोग रेंजर की तरह ये कंक्लूड करते हैं कि उसने गेम हैक किया है। रेंजर तुरंत कहता है कि वो उसे रिपोर्ट करेगा और हैंडबिट कहता है कि कर लो, उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अनलाइक उनके गुस्से में रेंजर वहां से चला जाता है और हैंडबिट उसे कहता है कि जोन कंट्रोल करने के बजाय गेम ऑनेस्टली खेलना सीखे। रेंजर वापस शॉप में जाता है और अपने लोगों को कहता है कि एसवेल से बात करते रहें ताकि कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, जिससे वो और गुस्सा हो जाती है। हैंडबिट कहता है कि चाहे वो 100 डिन्स ट्राई कर लें, रिजल्ट सेम ही रहेगा। उसे एसवेल के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे उन सबको हैंडल करना पड़ेगा। वापस जाते हुए हैंडबिट याद करता है कि एजल एक ऐसी मास्टर है जो चाहती है कि उसके स्टूडेंट्स ग्रीड के बिना स्लोली अपनी स्किल्स बिल्ड करें, और उसे याद आता है कैसे उसने लिटरली उसे स्किल सिखाई थी। हैंडबिट सोचता है कि शायद उसने अपने साइकिल्स में बहुत लोगों को जल्दी बढ़ने की कोशिश में मरते देखा होगा, इसीलिए वो बेसिक्स पर इतना जोर देती थी। एक बार जब हैंडबिट ग्रीडी हो गया था तो उसने उसे किक आउट कर दिया था और वार्निंग दी थी कि दोबारा मत आना। उसकी पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल्स गेम के इंटरफेयर करने के बाद भी नहीं बदले। इसी वजह से जितना ज्यादा रैस्टन उसके घर पर कंप्लेन करते हैं उतना ही उनके लिए उसका एफिनिटी कम होता जाता है, बिल्कुल हैंडबिट के केस की तरह। यान वू जो रैस्टन को देखकर थक चुका है, हैंडबिट से कहता है कि वो उनके साथ थोड़ा ज्यादा हार्श था और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो रैस्टन उन्हें फ्लेम कर सकता है। हैंडबिट बिना टेंशन लिए कहता है कि यान वू हैंडल करे और वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। तब यान वू उसे याद दिलाता है कि अकाउंट का ओनर वही है और उसका मजाक उड़ाता है। व्यूअर स्ट्रीम पर डोनेट करते हैं और हैंडबिट को थैंक्स बोलते हैं कि उसने सिर्फ स्लाइम बॉम्ब्स फार्म करने का नहीं बल्कि अपनी प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने का चांस दिया है। जब हैंडबिट वापस जा रहा होता है वो यान वू से कहता है कि वो विलेज शॉप पर रुकेंगे। यान वू पूछता है कि वो बैल्डर के मास्टर को कब ढूंढने जाएंगे, लेकिन हैंडबिट कहता है कि उससे पहले कुछ प्रिपेयर करना है। थोड़ी देर बाद जब वो टाउन पहुंचते हैं, हैंडबिट देखता है कि जगह बहुत क्राउडेड है और पूछता है क्यों। यान वू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखकर बताता है कि वो रफीना है, रैंकर और कुछ ही एलिमेंटलिस्ट्स में से एक। चैट उसे देखकर पागल हो जाती है और सब लड़ने लगते हैं कि वो किसकी वाइफी है। हैंडबिट पूछता है कि एलिमेंटलिस्ट कम क्यों होते हैं, तो यान वू बताता है कि सिर्फ वो लोग जिन्हें स्पिरिट्स चूज करते हैं वही उन्हें यूज कर सकते हैं। चैट भी बताती है कि सिर्फ स्पिरिट से मिलना ही मुश्किल नहीं है बल्कि उनके साथ कम्युनिकेट करके उन्हें कंट्रोल करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये एक बहुत रेयर चीज है और स्पिरिट स्किल्स काफी ज्यादा ओवरपावर्ड होती हैं। ये सब हैंडबिट को थोड़ा अलग लगता है उसकी पुरानी यादों से, और यान वू बताता है कि रफीना की स्पिरिट स्किल्स रैंक 3 पर अटकी हुई हैं और ये इसलिए भी है क्योंकि एलिमेंटलिस्ट टाइटल ज्यादातर ऑनररी होता है, क्योंकि ये कोई मेन पाथ नहीं है जो फ्रीली चूज किया जा सके। व्यूअर्स और वहां जमा लोग सब चाहते हैं कि रफीना अपने स्पिरिट्स दिखाए। चैट से हैंडबिट को पता चलता है कि उसके पास 6th रैंक मैजिक भी है। यान वू हैंडबिट से पूछता है और हैंडबिट कहता है कि उसे स्पिरिट्स में इंटरेस्ट है क्योंकि उनकी पावर काफी यूजफुल होती है। जब वो रफीना को स्पिरिट समन करते हुए देखते हैं, यान वू बताता है कि स्पिरिट आर्ट्स मैजिक से अलग होती है और इसके लिए इनेट टैलेंट चाहिए होता है, चाहे ये गेम ही क्यों ना हो। सब लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर इंप्रेस होते हैं और हैंडबिट को पता चलता है कि रफीना नेचुरली टैलेंटेड है क्योंकि उसने सिर्फ 6 महीने में वाटर और विंड स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर लिया था। वहां हैंडबिट ये भी समझता है कि रफीना 10 महीने से 3rd रैंक पर अटकी हुई है और शायद ये ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ प्रोफिशिएंसी से सॉल्व नहीं होती। जब वो परफॉर्मेंस के बाद वहां से जाती है, हैंडबिट यान वू से पूछता है कि क्या रफीना नंबर 1 एलिमेंटलिस्ट है। यान वू कहता है कि टॉप टियर प्लेयर्स अपनी इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट रखते हैं क्योंकि गेम इस तरह बना है कि जो पहले क्लियर करेगा उसके पास ओनरशिप राइट्स होंगे, इसलिए लोग अपनी एबिलिटीज छुपा कर रखते हैं। आखिर इन्फॉर्मेशन ही पावर है। हैंडबिट रफीना को देखकर कहता है कि उसे उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, शायद इसलिए क्योंकि वो भी स्पिरिट से कम्युनिकेट करती है। उसके जाने के बाद हैंडबिट व्यूअर से कहता है कि नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए रेडी हो जाओ।